ये वेट लॉस के नाम पर जितना बड़ा षड्यंत्र आपके साथ किया गया है, जो ग्रीन टी और ग्रीन कॉफी के नाम से किया गया है, इससे बड़ा षड्यंत्र दुनिया में नहीं हो सकता। ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आए, उन्हें लग रहा है भाई ये देश दूध पीता है, ये देश छाछ पीता है, ये देश तुलसी के पत्ते उबाल रहा है, ये अदरक डाल डाल के पी रहा है पानी के अंदर। भाई ये क्या चल रहा है? बादाम आप लोगों को लगता है कि अच्छी चीज है, अपने बच्चों को खिलानी चाहिए। सबसे ताकतवर चीजों में से एक है। सिंबल भी तो है। स्टेटस सिंबल नहीं है, मूर्ता है। पूरी दुनिया भर के वैज्ञानिकों को इकट्ठा कर लीजिए जो इस तर्क को तोड़ दे। हम दुनिया से जाके नहीं सीखेंगे खेती कैसे की जाए, क्योंकि अब पानी बाल्टी से ऊपर निकलना शुरू हो रहा है। कम से कम 5 घंटे का टाइम दो, तो मैं आपको सुझाव दूँ। 1 मिनट में कोई सुझाव दो। जिनके पास 5 घंटे नहीं है उनको सुझाव की जरूरत है। तो पूरे देश में एक व्यक्ति है जो ये दावा कर दे कि जो भोजन हम खा रहे हैं उसमें जहर नहीं है। उसकी टेस्टिंग करवा रहे हो तो 300 गुना कैडमियम ज्यादा निकल रहा है, लेड ज्यादा निकल रहा है। अरे भाई अगर मैं जहर खा रहा हूँ तो जाके जहर का काम करेगा ना। सही बात। भारत में हर दिन लाखों लोग अनजाने में मिलावटी खाना खा रहे हैं। इससे न सिर्फ उनकी सेहत पर असर पड़ता है, बल्कि आने वाली पीढ़ी पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस एपिसोड में हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ गए हैं अग्रणी ऑर्गेनिक एक्सपर्ट वरुण जी, जो बताएंगे कि मिलावट कैसे की जाती है, क्या इससे कैसे बच सकते हैं और ऑर्गेनिक खाने की असलियत क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं द लविंग भारत। आज के इस टॉपिक में जो हम कवर करने वाले हैं, ये आपकी बल्कि हर भारतीय की रसोई से जुड़ा हुआ है। खाद्य पदार्थ में अक्सर मिलावट की जाती है, लेकिन वो लोगों से छिप के की जाती है। ना चाहने हुए, अनजाने में या चाहते हुए भी लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो आप खा रहे हैं वो हर तरह की सेफ नहीं होता है। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ ऑर्गेनिक एक्सपर्ट वरुण जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका द लविंग भारत। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आपने द लविंग भारत को अपना टाइम देके। आज हम जो मुद्दे पर बात करेंगे सर, आप तो एक्सपर्ट हैं इस चीज में। हम चाहेंगे कि आप अपना इंट्रो खुद दें ताकि हमसे कुछ चीज छूटे ना। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी आपका, और आपकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो आपका प्रोजेक्ट है इसको आगे लेकर चल रहे हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम मैं मानता हूँ कि देश के अंदर जागरूकता लाने में ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जहाँ तक मेरी इंट्रोडक्शन की बात आती है, तो मेरा नाम वरुण सिंगला है और मेरा जन्म हरियाणा में हुआ, पानीपत शहर में 1985 में। और उसके बाद में अपनी स्कूलिंग हरियाणा में पानीपत से करने के बाद मेरी ग्रेजुएशन बैचलर इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस के माध्यम से हिसार से हुई, हरियाणा से। उसके बाद में क्योंकि हम फार्मास्यूटिकल साइंसेस में जुड़े हुए थे, तो जॉब भी मेरी सेल्स के अंदर लगी। दुनिया की सबसे रिनाउंड कंपनी है ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन जीएसके, वहां पर जो है पहले एग्जेक्टिव रहे, मार्केटिंग एग्जेक्टिव, बाद में एरिया मैनेजर बने। उस दौरान मैंने ये महसूस किया कि सेल्स और मार्केटिंग क्या होती है, इसके सारी जो नुएंसेस रहती हैं उनको सीखा। बस मन में एक बात ये जरूर आई कि जो कुछ हम कर रहे थे उसमें लगा कि इससे बेहतर, भाई बीमारी जो हो रही है उस समय हम उसका इलाज कर रहे थे। मन में ये बार बार प्रश्न उठता था कि जो बीमारी उठ रही है उसको उठने से ही रोका जाए। तो ये जो कोशिश थी ये हमारी तरफ से फिर रिसर्च की गई, जब 6-7 साल वहां पे हो गए, कि बीमारी आने का कारण क्या है। और जब इसके बारे में हमने थोड़ी सी अपनी तरफ से रिसर्च मैंने शुरू करी, तो फिर मुझे महसूस हुआ कि मुझे भोजन के ऊपर काम करना चाहिए। 2016 की बात है, जब आपने देखा होगा पहले प्रिलिमिनरी सबसे ज्यादा वीडियोस आनी शुरू हुई थी, किस तरीके से सब्जियों के अंदर इंजेक्शन लगने शुरू हुए, यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड्स। हालांकि ये बहुत पहले से डल रहे थे, लेकिन जो यूट्यूब का जब प्रचलन आया, जब वीडियोस बहुत आम होने लगी, तब ये लोगों के सामने जो थी सारे पर्दे आने लगे। तो मुझे लगता है कि मुझे आज भी याद है उस समय पर जब मैं ऑर्गेनिक के अंदर हमने अपना स्टार्टअप शुरू किया था, बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी थी। ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करना है इसके बारे में कोई पैरामीटर देश में नहीं था। कंपनीज ऑर्गेनिक जितनी आज आपको दिखती हैं, ऐसी ऑर्गेनिक कंपनीज उस समय भारत में नहीं थी। उस समय पर आपके पास में कैसे काम को शुरू करना है, हमसे पहले बहुत कम लोग थे जो ऑर्गेनिक के अंदर कुछ स्टार्टअप कर चुके हों। एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली न्यू।
और स्टार्टअप जब देश के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप में बात होती है तो कहीं ना कहीं यही आती है, इसे एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप कहते भी इसीलिए कि आप कुछ ऐसा करें जो समाज कल्याण में, देश के लिए पहले आप पथ प्रदर्शक के रूप में उसको पथ को खोजें, उसको चेक करें कि ये सच में एक संभावना कोई उत्पन्न करता है कि नहीं। तो वहां से जब हमारी शुरुआत हुई तो उसके बाद में आज 8 साल हो गए हैं। अब हम जैविक किसान जितने देश में हैं, वो जो भी चीज भारत की सर्वश्रेष्ठ, अगर किसान ये दावा करता है कि मैं देश की सर्वश्रेष्ठ सबसे बेहतरीन उत्पाद उगाने में कामयाब हो गया हूं, उसको हमारा समर्थन जाता है। 82,000 से ज्यादा लोग हमें फॉलो करते हैं पूरे इंडिया में यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज भारत में हर व्यक्ति अशुद्ध खाना, अडल्ट्रेटेड खाना खा रहा है जी। और जैसा कि मैं जान पा रहा हूँ, मैं भी अडल्ट्रेटेड खाना खा रहा हूँ या फिर और आसपास जो भी हमारे बैठे हुए हैं सब खा रहे हैं, लेकिन ये अपनी पूरी जिंदगी जी रहे हैं। जी। तो फिर ये मुद्दा क्यों उठाना चाहिए कि बिल्कुल। ऑर्गेनिक क्यों करना चाहिए? देखिए, प्रॉब्लम क्या होती है, व्यक्ति जो है भ्रम में बहुत जीता है और ये बहुत जरूरी है कि भ्रम टूटे। हमारी आंखों के सामने धोखा किया जा रहा है, भ्रम जो है उत्पन्न किया जा रहा है, हमें पता है कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उसी नारायण की माया है जो हमें उसे समझने नहीं देती। अब ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 1990 के दशक के अंदर हमारे देश में कितने लोग थे जिनको डायबिटीज था, जिनको बीपी था, जिनको हार्ट अटैक आते थे, आप समझे, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम थी। सही बात। किसी को नहीं थी। 1990 तक भोजन में एडल्ट्रेशन के तरीके कितने थे? नाम मात्र होता था, यूरिया पेस्टिसाइड डलता था। हाँ। लेकिन 1965-70 में जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो 20 साल तक शुरू में हमारे देश के किसानों ने एक्सेप्ट भी नहीं किया था। अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो जो ऑफिसर्स होते थे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होते थे, उनको टारगेट दिए जाते थे जाके खेतों में डालो। ये गांव में है जहां पर खेती हो रही है 1965 के समय, 70 के समय, तो किसान के पास, हमारे देश का किसान ऐसा नहीं है जो आप जाओ और जाने के बाद कहो वो बाबा इसको डालो और तुम्हारा खेत, उसकी पूंजी है, वो आपको अपने ट्रायल के लिए नहीं देगा वो खेत आप। और उस समय पे हमारे देश के अंदर ये आजकल जैसे होता है ना कि तुरंत आप बोलते हो कोई व्यक्ति कहीं पर भी चल जाता है, ऐसा नहीं होता था। गांव की हमारी जो एक सोच थी वो बहुत सुदृढ़ थी, सालों की परंपराएं थी। तो जो ये 20-30 साल के अंदर आपने देखा था, उस समय पे यूरिया पेस्टिसाइड का इतना चलन नहीं था। 2000 के बाद में जब हम प्रॉपर तरीके से 1991 में हमारे देश में लिबरलाइजेशन आया, सोच बदलनी शुरू हुई, एक अलग तरह की बड़ी सोच आपने की, तो 2000 के बाद में जब इकोनॉमी ने बहुत तेजी से अपने स्तर को पकड़ा, तब किसान भी व्यवसाय के अंदर उतरना शुरू हुआ। हाँ। अब किसान नहीं है। सही बात है। अब किसान भी व्यापारी बन रहा है। हाँ। और जब किसान व्यापारी बन रहा है तो वो ट्रायल करेगा। हाँ। तो 2000 के बाद में जो ये यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव्स आने शुरू हुए, ठीक उसी समय आप देख रहे हो डायबिटीज घर घर पहुंची शुरू हुई। हाँ। बीपी पहुंचना शुरू हुआ, थायराइड पहुंचना शुरू हुआ। अब आप आ जाइए 2020 के आसपास में, 25 के आसपास में, अब जमीन बंजर होनी शुरू हो गई है। अब जमीन केवल बंजर नहीं होनी शुरू हुई, जो आप बीकानेर में आप देख रहे हो कि जो आपकी भटिंडा से लेके बीकानेर की ट्रेन, कैंसर ट्रेन जिसे कहा जा रहा है, तो एक आंख जिसके पास नहीं है उसको भी समझ में आएगा वहां जाकर कि पूरे के पूरे गांव के अंदर कैसे कैंसर फैल सकता है। सही बात है। उसकी मिट्टी तक में जहर है, उसके जल तक में जहर है, कैसे हो गया? तो जब हम, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब हम उस गांव में जाते हैं, उसको देखते हैं, तो हम उससे बचने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमें इससे लर्न करना चाहिए, हमें इससे सीखना चाहिए। आज आप भी अपने मित्र से बात करते होंगे, आप खुद देखिए, आप दुनिया के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो इस समय नहीं खा रहे हैं? आपके पास पैसा है। सही बात। आप मुझे बताइए, धरती पर ऐसी कौन सी चीज है, चाहे आप कितने भी गरीब क्यों ना हो, चाहे आपकी तनख्वाह 30-35 हजार भी क्यों ना हो, कौन सी ऐसी चीज है जो आप खाने के लिए अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जो आपके लिए जरूरी है? आप दूध नहीं पी पा रहे, आप रोटी नहीं खा पा रहे, क्या नहीं खा पा रहे? सब कुछ सुबह से शाम तक आप खा रहे हो, फिर कैल्शियम आयरन की कमी कैसे हो रही है शरीर में? सही बात है। क्या ये प्रश्न नहीं सोचना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सोचने के बाद, रिपोर्ट देखने के बाद, ये माया है ईश्वर की जो आपको सोचने नहीं देती, आपको उस चक्र को काटने नहीं देती। और जब आप उस चक्र को नहीं काट पाते हो तो आप उसी जहर को खुद भी पीते हो और बच्चों को पिलाते जा रहे हो। जब ये सत्यमेव जयते एपिसोड आया तो उसमें साथ साथ कहा गया ना कि माँ के दूध के अंदर एंडोसल्फान आने लग गया भाई। हाँ। अब दूध के अंदर एंडोसल्फान है, वैज्ञानिकों ने बोल दिया, हर किसी ने बोल दिया, कोई पूरे देश में ये नहीं कह रहा कि आपके खाने में जहर नहीं है। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आप अपने मन से पूछो ना। आप पूरे देश में एक व्यक्ति है जो ये दावा कर दे कि जो भोजन हम खा रहे हैं उसमें जहर नहीं है। सही बात। उसकी टेस्टिंग करवा रहे हो तो 300 गुना कैडमियम ज्यादा निकल रहा है, लेड ज्यादा निकल रहा है। अरे भाई, अगर मैं जहर खा रहा हूं तो जाके जहर का काम करेगा ना। सही बात है।
तो सीधी सी बात है, जो प्रश्न आपने मुझसे किया, ये प्रश्न मेरे अलावा अगर छोटे बच्चे से भी इस समय करोगे तो वो भी कह देगा हम भोजन में जहर ही खा रहे हैं। लेकिन मैंने जैसे बताया, माया है, हम देख कर जो लोग 99 फेर में लगे हैं, जो पैसा कमाने में लगे हैं, वो ये माया के चक्र को तोड़ नहीं पाते। तो जो तोड़ेगा, जो समझेगा, बच्चे का प्रश्न है, सीधी सी बात है, सही बात है। इसको करना चाहिए और इसको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से सामान्य खाद्य पदार्थ हैं जिसमें सबसे ज्यादा मिलावट की जाती है? आप मुझे सुबह से शाम तक जो चीज आप खाते हो उसका नाम ले दो, मैं आपको उसमें बता दूंगा कि कितनी भयंकर मिलावट है, क्योंकि अब हम 2025 में आ गए। ये प्रश्न अगर आप मुझसे 2002 में या 2004 में करते, मैं कहता हूं 2016 तक में भी करते, क्योंकि 16 के समय पे हमारे पास ज्ञान नहीं था, मिलावट तो उस समय हो रही थी, हमें पता नहीं था। सही बात है। 2025 के अंदर तो आप सुबह से शाम तक जो भोजन खाने, आप उसका नाम लीजिए, मैं आपको बताता जाऊंगा वो आपके लिए जहर कैसे बन चुका है, क्योंकि अब पानी बाल्टी से ऊपर निकलना शुरू हो रहा है। सही बात है। ये प्रश्न आप जो मुझसे कर रहे हैं और जो मैं जवाब दे रहा हूं, ये हम उस समय पे जवाब दे रहे हैं जब बाल्टी भर के पानी बाहर निकलना शुरू हो गया। ये पॉडकास्ट होने का जो असली समय था वो आज से 15 साल पहले था, और आपके प्रश्नों की सही रेलेवेंस आज से 15 साल पहले थी। अब तो सामने सामने हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है कि क्या है। आप बताइए, सुबह से शाम तक जो आपको एक अच्छी चीज लगती हो कि सर ये मुझे लगता है कि मैं अच्छी चीज खा रहा हूं, मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आप मुझे बताइए कि सर ये मैं खा रहा हूं, ये मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज है। मैं तो दूध पी के आता हूँ सुबह, दूध में तो आपने बता दिया जैसे कि फिर इसका मतलब आपने रिसर्च अच्छी नहीं की। नहीं, आपने जैसे बता दिया, फिर आपको मुझे बुलाने से पहले और गहरी रिसर्च करनी चाहिए थी। दूध के अंदर पार्लियामेंट में खुद हमारे हर्षवर्धन जी जो मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने कह दिया था हमारे देश में 70% दूध मिलावटी है। सोचिए, देश की संसद के अंदर अगर ये कहा जा रहा है कि हमारे देश के अंदर जो दूध है वो 70% मिलावटी है, सरकार ऐसे इतनी आसानी से, आप ये सोचिए, सरकार एक तरह से ये कह रही है कि हम इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे। आप समझ रहे सरकार का ये कहना कितना बड़ा काम है। मैं आपको कह रहा हूं मैं 95% तक मिलावट को रोकने में कामयाब हूं, ऐसा मेरा विश्वास है, और मैं कल को ये कह दूं मैं 95% तक जहर बेच रहा हूं, कितना बड़ा कितनी बड़ी मेरी तरफ से ये लाइन बोली जाएगी। तो क्या ये टेस्टिंग में नहीं पकड़ा जाता? हाँ, तो दूध के बारे में जैसे आपने पूछा, वैसे तो आम लोगों को अब पता, क्योंकि जो वाक्षी के बेनिफिशियरीज हैं जितने, हम अवेयरनेस बहुत तेज फैलाते हैं। तो मुझे एक चीज आपके साथ में साझा करते हुए खुशी हो रही है, 5 से 7 हजार लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको हम 7 साल में इतना अवेयर कर चुके हैं कि जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा है, वो एक बार रहा था ना, एक साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन गए एक सेमिनार में गए, तो उनसे उस समय पे जो था सवाल पूछा जाना, तो उनकी तबीयत थोड़ी ढीली थी, तो उन्होंने अपने ड्राइवर से पूछा कि आज तुम एल्बर्ट आइंस्टाइन बन के जो है वहां जाके मेरी तरफ से सेमिनार दे दो। तो उन्होंने कहा क्या तुम ये सेमिनार दे दोगे? तो उसने कहा सर आप गाड़ी में जब भी बैठते हो तो इतनी बार उस आर्टिकल को पढ़ चुके हो कि अब मुझे भी कंठस्थ हो चुका है, मैं जाके उसको दूंगा तो पता चल जाएगा। भाई उस समय पे कैमरा और इतना सब कुछ नहीं रहता था, तो केवल नाम की पहचान होती थी। तो जब उसने वो वहां पे ड्राइवर जो था उसने जाके अपना पूरा जो है वो आर्टिकल जो है पढ़ दिया, और पढ़ने के बाद अब क्या हुआ, आर्टिकल तो पढ़ दिया, पढ़ने के बाद में जितने भी वहां पे श्रोतागण बैठे थे उनमें से किसी एक ने प्रश्न कर लिया। तो जब ड्राइवर से प्रश्न किया तो ड्राइवर ने कहा कि ये प्रश्न आपने जो किया ये इतना आसान है कि इसका जवाब मेरा ड्राइवर भी दे देगा। और वापस प्रश्न जो था वो एल्बर्ट आइंस्टाइन की तरफ चला गया। इसमें वैज्ञानिक का नाम अलग हो सकता है। तो मेरा ये कहना है, जो आपने मुझसे दूध का प्रश्न किया है, ये इस समय इतना आसान है कि आप वाक्षी के 7,000 बेनिफिशियरी से भी अगर पूछेंगे, क्योंकि इतनी बार हम इसके बारे में बात उनके साथ कर चुके हैं कि देश के एक आम नागरिक को पता होना चाहिए कि दूध के अंदर मिलावट क्या है। और जिनको नहीं पता, मैं केवल एक जानकारी के लिए बता दूं, आज से नहीं, ये पिछले 20 साल से कम, जिसका डाटा हमारे पास है, दूध किसान जो देता है, डिस्ट्रीब्यूटर जिसके पास वो इकट्ठा होता है, बड़ी कंपनियों में जाता है, वहां पर 5 लीटर से 50 लीटर दूध बनाने का काम बड़े आराम से हो रहा है। अब इसका फैक्ट कैसे आएगा? फैक्ट ये जो आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है कि हमारे देश में हर रोज दूध का जो उत्पादन होता है, वो दूध का उत्पादन होता है हमारे यहाँ पर 14 करोड़ लीटर। हमारे देश में प्रतिदिन 14 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है। और ये जो डाटा बता रहा हूं, आज से ये डाटा भी 8 साल पुराना है। अब तो सोचो कितना बिगड़ गया होगा डाटा। तो 7-8 साल पहले ये डाटा है जो प्रॉपर WHO के मानकों के आधार पर निकला था, जो सर्वे किया गया था। 14 करोड़ लीटर हमारे देश में उत्पादन हो रहा था। सोचिए दूध हर रोज बिक कितना रहा है भारत में, 64 करोड़ लीटर। अब
कोई आंख का अंधा होगा तो उसे भी ये डाटा समझ में आ रहा है कि 14 करोड़ लीटर तो मेरे देश में उत्पादन हो रहा है दूध का। 64 करोड़ लीटर कैसे बिक सकता है? इसका मतलब क्या, जितना उत्पादन हो रहा है उससे ज्यादा सिंथेटिक मिल्क है जो बनाकर उसके साथ में मिलाकर बेचा जा रहा है। वरना आप देश के अंदर इतने मवेशी नहीं है, इतने अब कैटल ही नहीं है, इतनी गाय भैंसे ही नहीं है कि आप 140 करोड़ लोगों को दूध पिलाने की हिम्मत कर सको। लेकिन वही वाले क्वेश्चन मैंने जो सबसे बीच में पूछा मैंने कि टेस्टिंग में टेस्टिंग में क्यों पार हो जाते हैं? क्योंकि टेस्टिंग के अंदर भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं। टेस्टिंग के दौरान अगर दूध की टेस्टिंग करेंगे, आप भी फार्मास्यूटिकल साइंसेज में रहे हैं, हम भी रहे हैं, तो आपको दूध के अंदर प्रोटीन की अगर चेकिंग करनी है तो प्रोटीन को चेक कैसे करेंगे? आप दूध के अंदर नाइट्रोजन के लेवल को चेक कर लो। नाइट्रोजन से अमाइनो एसिड बनेगा, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनेगा। अब ये नाइट्रोजन की चेकिंग होनी है। अब इस नाइट्रोजन जो है वो केवल प्रोटीन में नहीं होता, वो यूरिया में भी होता है। यूरिया का भी केमिकल स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा यूरिया ऐड कर दो, उतना ऐड कर दो जितना जब वो नाइट्रोजन चेक करे तो नाइट्रोजन उतना ही आए जितना आना चाहिए। तो आपका दूध पास करेगा कि नहीं करेगा? आपके टेस्टिंग के अंदर आता है कि भैया हम इसके अंदर जो है लैक्टोमीटर डालेंगे, हम इसके अंदर चेक करेंगे कि भैया फैट कितना है ना, इसके अंदर कितना है। अब फैट जो है वो केवल और केवल दूध में प्राकृतिक फैट नहीं आता, आप उसके अंदर वेजिटेबल ऑयल डाल दो, पाम ऑयल डाल दो, सनफ्लावर ऑयल डाल दो। ये ऑयल उतनी मात्रा में ही डालो जितना जितना उसको चाहिए फैट उतना आ जाए, तो ये पास करेगा। आपको दूध और ऑयल को मिलाने के लिए, दूध और ऑयल आपस में मिक्स नहीं, मतलब जो ऑयल है और पानी है, इससे आप सिंथेटिक मिल्क बनाने के लिए क्या चाहिए? पहले तो ये समझना चाहिए हर किसी को, सिंथेटिक मिल्क बनाने के लिए आपको चाहिए पानी। पानी के अंदर डाल दो थोड़ा तेल ताकि फैट आ जाए। पानी और तेल को आपस में मिलाना है। अब पानी और तेल को अगर आप आपस में मिलाएंगे तो मिलाने के लिए उसमें डाल दो हल्का सा डिटर्जेंट। ये अपने घर में प्रयोग कर लीजिए आप, तो क्या होगा? पानी और तेल आपस में मिक्स हो जाएगा और इस तरह की एक कंसिस्टेंसी बनाएगा जो दूध जैसी कंसिस्टेंसी है। आप समझिए, इसमें डाल दो अब 4-5 चम्मच मिल्क पाउडर। अब घुमा दीजिए, तो अब क्या तेल था, पानी था, 4-5 चम्मच मिल्क पाउडर था, इसको मिक्स करते जाओ। अब आपको लग रहा है कि रंग भी दूध जैसा आ रहा है, कंसिस्टेंसी भी दूध जैसी आ रही है, इसमें थोड़ा सा और यूरिया डाल दो, सिंथेटिक मिल्क तैयार। अब आप इसमें 10 लीटर दूध के अंदर अगर इस तरह का 30 लीटर 40 लीटर दूध मिला दोगे जो सिंथेटिक मिल्क है, तो 50 लीटर एक ऐसा दूध तैयार होगा जो सारी टेस्टिंग भी पास करेगा, जो घर घर में जा सकता है, जिसपे ऑब्जेक्शन ना हो। ये जो मैंने आपको बात बताई, मेरे पास में, मैं खुद तो कर नहीं रहा मिलावट, लेकिन अगर एक नॉर्मल सा बंदा जानता है, जैसे आपने मुझे ऑर्गेनिक का एक्सपर्ट कहा, तो एडल्ट्रेशन एक्सपर्ट भी तो होंगे देश में। बिल्कुल। और कोई एक्सपर्ट चाहेगा कि मेरी जो टेक्निक है वो बड़ी आसानी से आपको पता चल जाए? सही बात नहीं। तो ये तो वो चीज है जो मैं बता रहा हूँ, बाल्टी से छलका हुआ पानी है जो हमें पता चला है। और ये हमारे पास नहीं, ये टीवी के न्यूज चैनल्स ने ही सारी बातें बताई है, थोड़ा रिसर्च करने की आवश्यकता है। तो ये सिंथेटिक मिल्क आ रहा है और ये सिंथेटिक मिल्क हम पिछले 20 साल से पी रहे हैं। वरना सीधी सी बात है, हमारे शरीर के लिए जितने कैल्शियम की आवश्यकता है, दिन में 2 गिलास दूध पी रहे हो आप, और दूध से अच्छा कैल्शियम का सोर्स नहीं है। अगर वो ओरिजिनल होता तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी आ कैसे सकती है? सही बात है। आने का सिर्फ एक ही तरीका, या तो आप दूध ना पियो या दूध नकली हो। दूध हम पी रहे तो दूध नकली है। तो खाने की चीजों में मिलावट को पकड़ना इतना मुश्किल क्यों है? मिलावट को पकड़ना इसीलिए मुश्किल है क्योंकि एक तो सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। सरकार अगर चाहे भी तो देश से मिलावट को दूर नहीं कर सकती इस समय। दूसरी बात, हमारा लालच और हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारा स्वार्थ, हमारी मजबूरी, ये 4 चीजें मिलकर दूध, किसी भी खाद्य पदार्थ की मिलावट को रोक नहीं पाओगे आप। क्योंकि हम भारत के बाहर अगर जाते हैं तो पता लगता है कि जो कंपनी वहां पे बैन है वो इंडिया में बिजनेस कर रही होती है। बाहर वाले भी वैसे अगर ज्यादा सोचोगे तो कोई बहुत दूध के धुले नहीं है। ये जितना जहर हम मिला रहे हैं ये सिखाया उन्होंने ही है। हाँ, लेकिन उनके यहाँ पे वो चल नहीं रहा अब। उनके यहाँ और भी भयंकर चीजें चल रही है, उनको छोड़ दीजिए। क्योंकि ये जो A1 A2 की कंट्रोवर्सी है दूध के अंदर, A1 और A2 की कंट्रोवर्सी जो आप श्रोतागण जब चेक करोगे, तो ये A1 जीन की कंट्रोवर्सी हमारी इजाद की हुई नहीं है। ये ग्रीन रेवोल्यूशन में यूरिया पेस्टिसाइड हमारा इजाद किया नहीं है। वो तो बहुत लंबे समय तक, जैसे हमारे वैदिक गुरुकुल को खत्म करके अब अंग्रेजी पढ़ा दी और उसके बाद में हो गया कि अंग्रेजी तुम्हें पढ़ा दी आज के सिस्टम के अंदर और अब नौकरी नहीं लग रही। अब इसका सिस्टम क्या पीछे तक ले जाओ, जब तक वैदिक गुरुकुल दोबारा शुरू नहीं होगा तब तक समस्या समाधान नहीं होने वाला। ऐसे ही जो हमारे इस समय पे जो आप ये यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड इन सबसे निकलने का रास्ता चुन रहे हो, ये समस्या पाश्चात्य संस्कृति की है। और इससे वापस जब तक भारतीय संस्कृति पे नहीं जाएंगे पूर्णतः, इसमें हर चीज इन्वॉल्व है, पुराने भारतीय संस्कृति, वो एक पूरा सस्टेनेबल इकोसिस्टम था हमारे देश के अंदर, उस सिस्टम को तोड़कर हर क्षेत्र के अंदर मिलावट की गई है। तो अब जो आप कह रहे हैं कि भैया ये मिलावट जो हम क्यों नहीं पकड़ पाते,
क्योंकि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि सरकार अगर पकड़ना चाहे तो पकड़ सकती है, लेकिन सरकार पकड़कर अगर सरकार इसे पकड़ने में कामयाब हो गई तो सरकार अगले दिन गिर जाएगी। क्योंकि अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं, या तो भूखे मर जाओ या मिलावटी भोजन खाओ। 140 करोड़ लोगों को उत्तम श्रेष्ठ भोजन खिलाने के लिए इतना उत्तम भोजन देश में उत्पन्न हो ही नहीं सकता। तो दो ही ऑप्शन है, या तो भूखे मर जाओ या मिलावटी भोजन खाओ। तीसरा, इतने समझदार हो जाओ कि आप इसके लिए चुनाव कर सको, जिसके लिए नारायण की खुद की बनाई हुई माया को तोड़ना पड़ेगा। देश में कुछ कुछ लोग ही करेंगे, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। ऑर्गेनिक का सही अर्थ क्या है आपके हिसाब से? ऑर्गेनिक शब्द से वैसे तो हम पूर्णतः उसको अच्छा मानते ही नहीं। मुझे तो आज मिले तो मैं ऑर्गेनिक शब्द को छोड़ दूं, क्योंकि जैसा मैंने बताया, समस्या वेस्टर्न फिलॉसफी और वेस्टर्न सोच की रही है, ऑर्गेनिक शब्द भी उन्होंने दिया है। सही बात है। तो ये अल्टरनेटिव कुछ नहीं है ना? नहीं है, क्या है? हमारे यहाँ हम प्राकृतिक बोलेंगे ना, उसे हम प्राकृतिक बोलेंगे, हम वैदिक खेती बोलेंगे। हम बोलना चाहते हैं, मैं अपने श्रोतागणों को तैयार कर रहा हूं इसके लिए। मैं इसमें ऑलरेडी, हम देश में ऑर्गेनिक के अंदर नहीं केवल पहले आए, जो अगले 10 साल में होने वाला है, जितना उत्तम भोजन मैं अपने जो मेरे जो बेनिफिशियरीज हैं उनको आज खिला रहा हूं, तो मैं 10 साल के अंदर उनको और ज्यादा अमृत खिलाऊंगा और उसके साथ साथ मैं उन्हें प्राकृतिक और वैदिक कर दूंगा। अभी ऑर्गेनिक सिर्फ इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आप अगर सर्च करोगे इंटरनेट पे तो आप वैदिक प्राकृतिक इन सबको नहीं सोच पाओगे, क्योंकि अभी तो हम दूध के अंदर ही अड़े हुए हैं, है कि नहीं? जबकि मुझे आपसे बात करनी चाहिए, मैंने क्या बता दिया, ऑलरेडी लेट। मुझे आपसे बात करनी चाहिए दालों के ऊपर। भाई, आप दाल को दूध से ज्यादा सेफ मानते हो कि नहीं? बिल्कुल। आप बताओ, दाल को दूध से ज्यादा सेफ मानते हो कि नहीं? तो जो दाल को दूध से ज्यादा सेफ मानते हो, आपको प्रश्न तो मुझसे ये पूछना चाहिए, दाल में कैसे मिलावट हो सकती है? लेकिन अगर हम अभी भी दूध की मिलावट के ऊपर प्रश्न कर रहे हैं तो मैं ऑर्गेनिक शब्द को इतनी जल्दी छोड़ नहीं सकता, नहीं तो आप लोगों का मुझे ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप समझ रहे? आपको मुझे समझना, वो जो एक गैप है वो इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा भाई चल क्या रहा है धरती पे। सही बात। तो इसलिए मैं ऑर्गेनिक शब्द नहीं छोड़ रहा, लेकिन अगले 5-6 साल में ऑर्गेनिक शब्द को हम इस देश से धक्के मार के निकाल देंगे, अगर देश की जनता थोड़ी सी भी जागरूक हो गई। और जो अगले शब्द उपयोग में लेकर आए जाएंगे वो होंगे प्राकृतिक, वो होंगे वैदिक। दुनिया हमसे समझेगी खेती कैसे करी जाती है, हम दुनिया से जाके नहीं सीखेंगे खेती कैसे की जाती है। देश में इसकी पहल ऑलरेडी हो चुकी है, बहुत सारे अच्छे किसान हैं जो इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, समझदारी से आगे बढ़ रहे हैं, और उपभोक्ता भी बहुत ज्यादा समझदार है जो उनका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अभी इसमें, जैसा मैंने बताया, एक लंबा रास्ता है। उम्मीद है 5-7 साल में हम बहुत बड़ी क्रांति इसमें लेकर आने में कामयाब हो जाएंगे। ऑर्गेनिक वर्सेस सुपर ऑर्गेनिक, इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, सुपर ऑर्गेनिक तो नहीं, मेरे ख्याल से सुपर फूड आप शायद कहना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ है? सुपर ऑर्गेनिक शब्द मैंने, क्या ऑर्गेनिक से भी ऊपर कोई ऑर्गेनिक? तो मैंने, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज आप खेती के दौरान मत डालिए जो केमिकल में डिजाइंड हो, जो लेबोरेटरी में डिजाइंड हो। यूरिया है, पेस्टिसाइड्स है, ये सब कहां बन रहे हैं? लेबोरेटरी में बन रहे हैं ना, केमिकल्स है ना। तो ये मत डालो, हर वो चीज डालो जो प्रकृति ने आपको दी है, तो उसको वो बोल देंगे ऑर्गेनिक। अब इसमें समस्या ये आती है कि जो प्रकृति ने हमें दी, जैसे केंचुआ है। अब केंचुआ, भारत की धरती में कौन सा केंचुआ होना चाहिए? भारत का केंचुआ होना चाहिए। सही बात है। विदेशियों ने केंचुए तक को हाइब्रिड, आजकल बायोटेक्नोलॉजी बहुत तेज बढ़ रही है, हर चीज को वो छेड़ देते हैं। सही बात। गेहूं है तो गेहूं को छोड़ देंगे, वो गेहूं ब्राउन क्यों है, मैं काला चाहता हूं, ये जिद है। तो ऑर्गेनिक के अंदर अभी इसके अंदर मनाही नहीं है, जो ऑर्गेनिक शब्द है एक्चुअल। तुम छेड़खानी कर लो, तुम कुछ भी कर लो, तुम उसके अंदर विदेशी केंचुआ डाल लो, है ना, ये सारी चीजें डाल लो, तो उसको ऑर्गेनिक बोल देंगे वो। उसमें आप मांस मच्छी डाल दो, उसको वो ऑर्गेनिक बोल सकते हैं। हम उसे अच्छा नहीं मानते। सही बात। भारत के अंदर उससे नेक्स्ट लेवल आता है प्राकृतिक। भाई, ऑर्गेनिक के अंदर प्राकृतिक का मतलब है जो प्रकृति ने हमें दिया, हम इसमें छेड़खानियां नहीं करेंगे। आपने प्राकृतिक और सात्विक, हम इसे प्राकृतिक और सात्विक रखेंगे। हम इसे मांस मच्छी नहीं डाल सकते। हम देसी गाय के गोमे से जो निकलेगा, गोबर से जो निकलेगा, उससे खेती करेंगे। तो वही विदेशी ऑर्गेनिक जब खेती करते हैं, गाय का गोबर और गोमूत्र नहीं डाल रहे। सही बात। वो उनकी ऑर्गेनिक में नहीं हो रहा, हम अपनी ऑर्गेनिक में डाल रहे हैं। तो हम एक्चुअल में ऑर्गेनिक नहीं, हम कहां पे आ गए? प्राकृतिक और सात्विक पे। हम उनका ऑर्गेनिक एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। तो प्राकृतिक और सात्विक का मतलब है अपने देश में देसी गाय के गोमूत्र से, गोबर से, इससे खेती करो। जो भी अगर आपके कीड़े लग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो नीम का छिड़काव करो, दतुरा का छिड़काव करो। आप अपने पौधे की साइकिल को समझो, ज्ञान प्राप्त करो, कौन से सीजन में, किस समय पर कैसे खेती करनी है, समझदारी से करो, अनपढ़ों की तरह खेती ना करो। प्राकृतिक और सात्विक। इससे ऊपर का शब्द आता है वैदिक। वैदिक में क्या होता है? अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को समझिए। कहते हैं ना, पौधों के अंदर भी प्राण होते हैं,
उन प्राणों को आप जागृत कर सकते हो। जहां पे आप जिस खेत के अंदर है वहां पर बैलों के जो घंटी है बज रही है, वहां पर केवल गौ माता के होने मात्र से वहां का ऑरा बदलेगा, वहां की खेती बदलेगी। वहां पर प्रतिदिन वैदिक यज्ञ हो, अग्निहोत्र यज्ञ हो, उसी खेत के अंदर जहां पे आपका अन्न उत्पन्न हो रहा हो। हमारा ऐसा मानना है वहां से आया हुआ अन्न अन्न नहीं अमृत है। तो ऑर्गेनिक से ऊपर अभी हम क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक और सात्विक। हम ऑर्गेनिक नहीं कर रहे विदेशियों के अनुसार, लेकिन हम उसको आगे जाके वैदिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं। भारतीय पुरातन संस्कृति के अनुसार वो सारी वैदिक पद्धति जिसके अनुसार अन्न का उत्पादन हो, और फिर वो अन्न नहीं है, वो अमृत है जो इस शरीर को बल प्रदान करेगा, हमें बुद्धि प्रदान करेगा और हमें राष्ट्र सेवा के लिए आगे अग्रसर करेगा। तो हम उस तरफ जाना चाहते हैं। क्या नॉन ऑर्गेनिक खाने का सीधा रिश्ता कैंसर, हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर लाइफस्टाइल से है? इस प्रश्न को आप खुद से पूछें, आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता ही नहीं, यकीन मान लीजिए, क्योंकि आप ये समझिए, क्योंकि पैक्ड जो आइटम्स होते हैं वो उसमें तो आप पैक्ड आइटम्स में, वही कह रहा हूं, क्योंकि अभी सिलेबस हमारे, आपके और हमारे सिलेबस में बहुत अंतर आ गया है। आप अभी पैक्ड आइटम्स पे रुके हुए हैं। बादाम आपको क्या लगता है अच्छी चीज है? हाँ, बादाम अच्छी चीज है। हाँ। हम पिछले 4 साल से बादाम पे रिसर्च कर रहे हैं और इससे आपको पता चलेगा कि हम मिलावट के अंदर कहां तक पहुंच चुके हैं, कितनी खतरनाक मिलावट हो चुकी है। जितने श्रोतागण सुन रहे हैं वो केवल आज जो इस एपिसोड के अंदर मैं बात कहने वाला हूं, इस एपिसोड के अलावा पूरी दुनिया के अंदर कोई दूसरा एपिसोड नहीं है जहां पर ये बात कही गई हो। इसको आप लिख लीजिए, और जो मैंने कहा है इसको काउंटर करने के लिए पूरी दुनिया भर के वैज्ञानिकों को इकट्ठा कर लीजिए जो इस तर्क को तोड़ दे। बादाम आप लोगों को लगता है कि अच्छी चीज है, अपने बच्चों को खिलानी चाहिए, सबसे ताकतवर चीजों में से एक है। सवाल ये उठता है, बादाम हमारे देश के अंदर 2-3 जगहों से आता है। एक आता है कैलिफोर्निया से, सुना होगा कैलिफोर्निया बादाम। एक आता है अफगानिस्तान से, ठीक है जी। कैलिफोर्निया से जो बादाम आता है उसकी कीमत है तकरीबन 800-900 रुपए से किलो, 700 रुपए किलो, बढ़िया बादाम मिल गया। अफगानिस्तान से जो बादाम आता है उसकी कीमत मान लो 2600 से 3000 रुपए किलो। आपको क्या लगता है दोनों में से ज्यादा अच्छा बादाम कौन सा है? अगर वैसे कैलिफोर्निया का सस्ता ही पड़ेगा और बता रहे हो आपका A1 है, अच्छा है, तो कैलिफोर्निया का, तो कैलिफोर्निया रहेगा। देश के अंदर बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अफगानिस्तान से आया हुआ जो बादाम है वो अच्छा है। सवाल ये उठता है दोनों तरफ, पहले आपके वाले तर्क को समझते हैं। अगर कैलिफोर्निया का बादाम अच्छा है तो अफगानिस्तान वाले को 3000 रुपए में क्यों खरीदेगा कोई? वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। ये तो प्रश्न बन रहा है ना। अभी पहले प्रश्नों को इकट्ठा कर लें, फिर जवाब को इकट्ठा करते हैं। अगर कैलिफोर्निया से आने वाला बादाम सुंदर भी है, बढ़िया भी है, अच्छा भी है, तो भाई मुझे 700 रुपए किलो में बादाम मिल जाएगा, तो इसका मतलब देश के अंदर, दुनिया के अंदर लोग बेवकूफ हैं जो 3000 रुपए किलो वाला बादाम खरीद रहे हैं। पहले तो ये प्रश्न उठता है, पहले तो इस प्रश्न का जवाब दो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो झोल है ना। सही बात है। दुनिया इतनी बेवकूफ तो नहीं है। या तो अफगानिस्तान वालों को अपने रेट गिरा देनी चाहिए थे, या कैलिफोर्निया वालों को बढ़ा लेनी चाहिए। वो क्यों, अमेरिका इतना अच्छा कैसे हो गया कि 3000 रुपए किलो के बादाम की क्वालिटी हमें दे रहा हो, वो हमें घटिया गेहूं तक बेच रहा था 1965 पे, उस रेट पर, जिस रेट पर दूसरा हमें अच्छा गेहूं खरीद रहा है, हमें कचरा खिला रहा था। इतना अच्छा हो जाएगा अमेरिका में कि अफगानी मामरा जितना बढ़िया बादाम जो है वो हमें 900 रुपए की, 700 रुपए किलो में खिला देगा। तो ये तो उन लोगों का तर्क है जिनका ये मानना है कि जो कैलिफोर्निया बादाम जो है वो ज्यादा अच्छा होता है अफगानी मामला। तो ये तो तर्क इसका मतलब हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं झोल तो है, बिल्कुल कुछ ना कुछ झोल है जो हम नहीं समझ पा रहे। जो बना रहे हैं, जो बेच रहे हैं, उनको समझना चाहिए। झोल बता रहा हूं कहां है। अब आ जाते हैं उन लोगों का जो ये कहते हैं अरे भाई साहब कैलिफोर्निया बादाम नहीं, अफगानी मामला अच्छा होता है। मान लें 1 मिनट के लिए। और उन लोगों का तर्क अगर आप मानोगे तो वो ये कहेंगे अफगानी मामला के अंदर जो तेल होता है, जो विटामिन मिनरल्स होते हैं, वो ज्यादा बेटर होते हैं कैलिफोर्निया के मुकाबले। इसलिए अफगानी मामरा का रेट 3000 है और कैलिफोर्निया मामरा, जो कैलिफोर्निया बादाम है, उसका 800 रुपए। पूरे देश में किसी भी व्यक्ति को, किसी वैज्ञानिक को पकड़ लो, उसका बेस्ट से बेस्ट तर्क क्या रहेगा? इससे भी ज्यादा बेटर तर्क है ना जो आपने बताया, उससे ज्यादा बेटर तर्क क्या है कि अफगानी वाला जो है उसमें तेल ज्यादा मिलेगा, विटामिन मिनरल ज्यादा मिलेंगे, है ना, कंपोजिशन ज्यादा अच्छी मिलेगी, तो वो कैलिफोर्निया से अच्छा मिलेगा, इसलिए वो अच्छा है। हम 4 साल के अंदर रिसर्च करा चुके हैं, 3 टेस्टिंग रिपोर्ट है, आपको मैं भेज दूंगा, इसको लगा देना। हैरानी की बात है कैलिफोर्निया बादाम के अंदर मिलने वाले विटामिन मिनरल्स भी और ऑयल का कंटेंट भी मामरा बादाम अफगानी से ऊपर निकल रहा है। मतलब अडल्टेटेड? कैसे पता? दावा क्या है?
भाई आपको कैसे पता कि एडल्ट्रेटेड है? इस एडल्ट्रेशन करोगे कैसे बादाम में, आप ये बताओ। खेती दूध के में तो टाइम पता चल गया। खेती के टाइम पे खेती के टाइम पे क्या क्या कर सकते हैं हम बताइए। अब वो तो पेड़ से निकलता है, वो कोई हम, अब वो पेड़ है बादाम का, तो वो तो हर साल वो देगा अपना फल। तो अब आप, आपसे मैं पूछता हूं कि चलो आपने एक तर्क अच्छा डाला, अफगानी मामरा जो है जी, मानते हैं कि उससे कैलिफोर्निया से ज्यादा महंगा है क्योंकि उसमें तेल विटामिन मिनरल सब है, लेकिन कैलिफोर्निया के अंदर भी उतना तेल आ गया। अब आपने एक चीज डाल दी कि कैलिफोर्निया वाला मिलावटी है। मिलावट होगी कैसे, वो तो पेड़ से आ रहा है। हाइब्रिडिंग हाइब्रिडिंग, हाइब्रिड कर देंगे तो उससे क्या फायदा हो जाएगा? उसकी जो क्या कहते हैं, जो ग्रोथ रेट चेंज कर सकते हैं, जो बाकी जो बाद में जो फल मिलता है वो काफी अच्छी क्वालिटी का निकल जाएगा। हाइब्रिड के बाद में यहीं पर बायोटेक्नोलॉजी आती है जिसे बोलते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अमेरिका जो अपने बादाम उगा रहा है, बना रहा है, उसको जेनेटिकली मॉडिफाई ऐसे कर दिया कि जिसके अंदर तेल प्राकृतिक रूप से, कैलिफोर्निया बादाम में हमेशा तेल इतना नहीं होता था। अपने पूर्वजों से, पिताजी से पूछो, दादाजी से पूछो, वो हमेशा कहते हैं कैलिफोर्निया वाला नहीं खाना हमें। क्यों नहीं खाना सर? इसमें तेल कम होता है भाई, इसमें तेल ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, तो खाओगे क्या? पहले ये बात चलती थी। आज कैलिफोर्निया के अंदर तेल कैसे आ गया रातों रात? बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जिसके बारे में ना तो अमेरिका बता रहा है, ना हमारा देश बता रहा है, ना वैज्ञानिक आगे आने को तैयार है। या तो प्रश्न का सही जवाब दे दो, और नहीं है तो ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन जिसमें अमेरिका अग्रणी है। जैसे हम गेहूं के ऊपर की परत बदल रहे हैं ऐसे। अब सवाल ये उठता है कि जो कैलिफोर्निया वालों ने जेनेटिक मॉडिफिकेशन करी है, अब ये क्या गारंटी है कि 3,000 रुपए वाला जो अफगानी मामला खा रहे हो उसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं है? सही बात है। हाँ। सवाल बहुत हैं जो पसीने छुड़वा देंगे, सरकारों को गिरा देंगे, और लोगों को कुर्सी हिलने से, पसीने से सब कुछ लथपथ कर देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो बादाम जिसको आप सुबह से शाम तक की सबसे सुरक्षित चीज मानते हो, जब उसके प्रश्नों का जवाब हमारी सरकार हमें ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं दे पा रही है, हमारे वैज्ञानिक हमें नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या तो उस पढ़ाई लिखाई का फायदा जो आप बचपन से कर रहे हो, क्या हमारे देश के अंदर जागरूकता का फायदा, क्या दुनिया का फायदा, केवल एक दूसरे को उल्लू बनाने में लग रहे हैं। सही बात है। तो ये चीज के अंदर हम फंसे हुए हैं जहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। हर चीज में कोई भी एक अच्छी चीज जब आ रही होती है तो हम उसमें प्रूफ्स मांगते हैं, हम उसके जो है डाटा मांगते हैं, सब मांगते हैं। दो चीज होती है दुनिया में, एक होती है कॉमन सेंस, है ना, कॉमन सेंस होती है, एक होती है डाटा। हमारे देश में गेहूं खिलाया जा रहा था 35-40 साल से, 1965 के बाद से गेहूं खिलाया जा रहा था। मोदी जी आए, मोदी जी ने आगे कहा मिलेट्स खाओ, मिलेट्स खाओ, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ये पूरी दुनिया में लॉन्च कर दिया। जर्मनी के लोग पागल हो गए, वो हमारे देश से मिलेट मंगवा मंगवा के खा रहे हैं। जर्मनी वालों ने कोई फैक्ट डाटा हमसे मांगा कि पहले हमें ये प्रूव करो कि मिलेट गेहूं के मुकाबले कैसे अच्छे हैं। डाटा जो अवेलेबल था, आज भी आप इंटरनेट पे जाओगे तो आधे आर्टिकल्स मिलेंगे जो कहेंगे मिलेट्स अच्छे हैं, और आधे आर्टिकल्स मिलेंगे जो कहेंगे मिलेट्स ठीक नहीं है। जितनी रिसर्च और रिपोर्ट जिसको हम अपना प्रमाण मानते हैं, ये बात समझनी चाहिए, वो आर्टिकल भी किसी ने रिसर्च के बाद लिखवाया है, और वो रिसर्च किसने करवाई है। 90% ऐसी जो रिसर्च होगी उसके पीछे कोई ना कोई व्यापारी होगा जो अपने अनुसार उस रिसर्च को फंड करेगा। तो हम क्या कह रहे हैं, हम तो आपको ये कह ही नहीं रहे कि कैलिफोर्निया का बादाम खाओ या अफगानी मामरा खाओ। हम तो आपसे वो प्रश्न कर रहे हैं जो दिमाग की उपज है, कॉमन सेंस के बात है, ये तो पूछनी चाहिए ना। जिस दुकान से ले रहे हो, जिस व्यापारी से ले रहे हो, उससे आपका पूछने का हक बनता है कि नहीं? बिल्कुल बनता है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि भाई बादाम जो है ये दोनों अच्छे हैं या बुरे हैं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं जिस दुकान से कैलिफोर्निया बादाम ले रहे हो, आपका पूछने का हक बनता है ना, भाई ये 900 रुपए में दे रहा है, ये इसमें 51% तेल है, इतना सुंदर दिख रहा है, खाने में इतना बढ़िया है, तो भाई वो अफगानी मामला 3,000 का क्यों दे रहा है तुमसे? इंडिया में नहीं होता कहीं बादाम? इंडिया के अंदर होता है। तो फिर इंडिया के अंदर बादाम होता है कश्मीरी मामला। तो उसमें मिलावट नहीं होती हुई? अब मिलावट उसमें सबसे ज्यादा होती है कश्मीरी मामला में, और वो इसलिए होती है बिकॉज अफगानी मामला तो देखने में पता चल जाता है कि लंबा होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, परख लेते हो आप। जो कश्मीरी मामला होता है वो देखने के अंदर भी छोटा होता है, उसको कैलिफोर्निया और गुरबंदी सब बादामों से मिक्स किया जा सकता है। अच्छा। तो इसीलिए वो कैलिफोर्निया और गुरबंदी से हल्का सा महंगा होता है, और इसीलिए उसकी मिक्सिंग सबसे ज्यादा होती है। दूसरा, हमारे देश में कश्मीर राज्य इतना मशहूर है कि वहां के जितने लोग हैं उनके ऊपर विश्वास करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ। क्योंकि सबसे ज्यादा नकली केसर भी कश्मीर से ही निकलता है। सही बात। तो ये सारी समस्याएं हैं। एक बादाम वादाम उगाते हुए जो आपने बताया कि 5,000 लोगों को आप बचा रहे हो इन चीजों से। सही बात है। तो वो बादाम कहाँ से खाते हैं वो लोग? बिल्कुल,
तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, मैं वो बताऊंगा। हमारे स्टोर में जब भी कोई प्रोडक्ट आता है तो उसको हम 6 पैरामीटर्स पे परखते हैं। तो 6 पैरामीटर्स के अंदर हमारे पास एक पैरामीटर होता है कि जहां से जो चीज निकल रही है उसके सोर्स की प्रामाणिकता को चेक करना जरूरी है। जैसे मैं कैलिफोर्निया के अंदर से सोर्स को वेरीफाई नहीं कर सकता, मैं कैलिफोर्निया से नहीं मंगवाता। अफगानिस्तान से आने वाले को सोर्स को पकड़ने में मुश्किल आए तो अफगानी मामरा जो है वो आने में मुश्किल है। कश्मीर के अंदर जहां से मैं बादाम उठाता हूं वहां पर जो कश्मीर का व्यापारी है और जो बाकायदा पेड़ हैं उन पेड़ों तक की हमने चुनाव किए हुए हैं। इस पेड़ से बादाम टूटेगा, डायरेक्ट हमारे चैनल तक आएगा और हम उसे अपने ग्राहक तक पहुंचाएंगे। इसीलिए डर के मारे कि कैलिफोर्निया या अफगानी मामला में मिलावट है कि नहीं है मैं नहीं जानता, मेरी पहुंच वहां तक नहीं है। लेकिन कश्मीर के उस दरख्त तक तो पहुंच है ना जहां से ओरिजिनल वो निकल रहा है बादाम। तो जो उस पेड़ को जब मेरे हाथ में आ गया है तो मैं अपने जितने भी लोग हैं 5000 को उनको बताता हूं कि मैं नहीं जानता मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिला रहा हूं या सबसे न्यूनतम खिला रहा हूं। मैं ये जानता हूं कि मैं आपको ओरिजिनल खिला रहा हूं जो मेरा जो है वो अफगानी मामरा के रेट को टच नहीं करता है। टू बी वेरी फ्रैंक, हमारे यहाँ 2200 रुपए किलो का रेट है कश्मीरी मामरा का, इन सारी चीजों की वेरिफिकेशन करके लेकर आने का। कैलिफोर्निया 900-1000 रुपए में आ जाता है, अफगानी मामरा जो मार्केट से आप लेते हो 3000 के आसपास चला जाता है। मैं कश्मीरी मामरा ओरिजिनल जो है वो 2200 रुपए किलो में देता हूँ। ये बात है 8/2025 में। आपने बताया कि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं मार्केट में जो कि एक हाइप बना के लाए जाते हैं मार्केट में और एक बकायदा रिसर्च की जाती है, पेड रिसर्च की जाती है और उस चीज को ताकि मार्केट में आए और उससे पैसा कमाया जाए। तो ऐसे कोई प्रोडक्ट है जो आपकी नजर में? ऐसे भी प्रोडक्ट है और जिनको ऑर्गेनिक बोलकर जबरदस्ती आपकी थाली तक पहुंचाया गया और आपको जान के हैरानी होगी असंख्य ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपकी थाली तक पहुंच रहे हैं। अब मैं आपको नाम गिनवा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। पहले नंबर पर जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट है ऐसे के अंदर वो है सोयाबीन। अमेरिका के अंदर सुअरों के खाने के लिए सोयाबीन को उगाया गया जेनेटिक मॉडिफिकेशन के तहत और आपको प्रोटीन का सोर्स कह के, सबसे बड़ा सोर्स कह के आज आपको खिलाया जा रहा है। मोमोज में खाते हैं। अब मोमोज तो बहुत दूर की बात है, मोमोज के अंदर तो आप कितनी सोयाबीन खा लोगे, तो खुद के साथ मजाक और दूसरों के साथ है। उन लोगों का सोचो जो सुबह से शाम तक केवल सोयाबीन को प्रोटीन का सोर्स समझ के खा रहे हैं। भारत में सब्जी बनती है सोयाबीन, सब्जी बनती है और इसको दुनिया का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। राजीव दीक्षित जी ने सोयाबीन को सबसे ज्यादा खतरनाक उत्पादों में से एक कहा है और आप इसके लिए राजीव दीक्षित जी की वीडियो को जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक ही व्यक्ति था जो अमेरिका के षड्यंत्रों को ऐसे ऐसे तार तार कर देता। समय से पहले जो थे वो हमारे बीच में नहीं रहे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और हम सबका फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि हम उनकी ये जो पहल रही थी उसको आगे जरूर बढ़ाएं। तो पहला प्रोडक्ट जो सबसे बड़ा खतरनाक, जिसको आप अच्छा मान रहे हो और कर रहे हो, सबसे गंदा प्रोडक्ट है आपकी थाली में। दूसरी उत्पाद ऑर्गेनिक ब्रोकली। ये ब्रोकली कहां से आई, कब आई, क्यों आई हमारी थाली के अंदर हम पूछ नहीं रहे हैं। हमारे देश में गोभी चल रही थी, ब्रोकली कैसे घुस गई? लोग सलाद में खाते हैं उसे, कैसे बनी पूछना चाहिए। जो आपका सवाल मुझसे है वो उनसे पूछना चाहिए था जिन्होंने आपकी थाली के सब्जी को बदला। मुझे भी नहीं पता था, जाके रिसर्च करनी चाहिए हमें। तीसरी चीज बताता हूं, ग्रीन कॉफी। ये वेट लॉस के नाम पर जितना बड़ा षड्यंत्र आपके साथ किया गया है, जो ग्रीन टी और ग्रीन कॉफी के नाम से किया गया है, इससे बड़ा षड्यंत्र दुनिया में नहीं हो सकता। आप सुबह की जो चाय की प्याली पीते हो वो आपको पीनी किसने सिखाई? अंग्रेजों ने। ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आए, उन्हें लग रहा है भाई ये देश दूध पीता है, ये देश छाछ पीता है, ये देश तुलसी के पत्ते उबाल रहा है, ये अदरक डाल डाल के पी रहा है पानी के अंदर। भाई ये क्या चल रहा है? इनको कुछ ऐसा पिलाते हैं लत लग जाए, जो जिसकी लत लग जाए, जो इनको लगे बहुत अच्छा है। आपके सारे अनाज को खत्म करने वाले अंग्रेज ही हैं। और हमने अपनी बुद्धि, अपने वैदिक गुरुकुल को, जैसे मैंने बताया, संस्कृति को तोड़ा गया। आपने अपने आप सरेंडर किए हैं। तो आप क्या पी रहे थे? आप दूध पी रहे थे, आप छाछ पी रहे थे, आप गन्ने का रस पी रहे थे, आप नींबू पानी पी रहे थे, आप सब पी रहे थे। अच्छा, शरीर को फायदा कर रहा था, वो लेकर आए। उन्होंने क्या करा है? उन्होंने आपको ग्रीन टी जो चाइना के अंदर बनती थी उसको लाकर पहले उनको सड़ाया, टैनिन उसके अंदर बढ़ाया, बढ़ाने के बाद काले रंग की उन्होंने पत्ती बनाई, उसके पानी को पकाकर आपको पिलाया। उस समय पर मार्केटिंग होती थी, गांव के अंदर ऐसे लोगों को पिलाई जाती थी, लोग पी के देखो, अरे अंग्रेज बाबू पिला रहे हैं, बड़ी चीज होगी। केवल और केवल चाय को पकड़ने का हमारा रीजन ये अंग्रेज पीते हैं। हमारे घरों में जवारी खाया जा रहा था, हमारे घर में जोही खाया जा रहा था। हाँ। हमारे घर में सारे मोटे अनाज, जो मिलेट्स ऑफ द ईयर, इंटरनेशनल मिलेट्स ऑफ ईयर मोदी जी को करना पड़ा, ये हमारे देश की संस्कृति थी। सही बात है। आज से 300-400 साल पहले अंग्रेजों ने कहा ये क्या खा रहे हो? ये तो यही तुम जानवरों को खिलाते हो, यही तुम खा लेते हो। तो कहते क्या करना चाहिए? आओ गेहूं खाओ।
पहले उन्होंने जबरदस्ती, हमारे देश के अंदर पानी इतना नहीं था, हमारे देश में मोटे अनाजों की आवश्यकता थी, हम ज्वार उगाते थे, ज्वार खाते थे, भरपूर खाते थे और ताकतवर रहते थे। उन्होंने पहले गेहूं उगवाया हमसे ढंग से, और गेहूं उगवाने के बाद में चाहे मुगलों ने उगवाया चाहे अंग्रेजों ने उगवाया हो, गेहूं हमारे देश के अंदर नहीं रहा। जौ हमारी सबसे पुरानी एक रही है फसल, आप पूरे एंसेस्टर्स को इनको ढूंढोगे तो जौ रही है हमारी। हाँ बिल्कुल, तो हम जौ को नहीं, वो छुड़वाकर आपको गेहूं की आदत डाली, और फिर वही गेहूं जो है वो अमेरिका लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे कह रहा है गेहूं ले लो। हमारा देश उस समय बौद्धिक रूप से इतना परिपक्व नहीं था, हम तुम्हारा गेहूं ही नहीं लेंगे, हम दोबारा जौ उगा के खा लेंगे। हम नहीं सोच पाए तो ये क्रांति में आ गए। तो ग्रीन कॉफी और ग्रीन टी, ये ग्रीन कॉफी 30 साल तक षड्यंत्र चलाया अमेरिका ने, और घर घर के अंदर जो माताएं बहनें हैं, ग्रीन कॉफी स्टेटस सिंबल है। ग्रीन कॉफी में क्या है, कुछ भी पूछ रहे, एंटीऑक्सीडेंट है, एंथोसाइनिन्स है, कोई जवाब है? दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं, एंथोसाइन? हमारे त्रिफला के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स इनकी ग्रीन कॉफी से 1000 गुना ज्यादा है, जाके रिसर्च कर लो। त्रिफला तो लोग खाते हैं, वेट लॉस खाते हैं, तो ये हमारे देश के अंदर कुछ धरोहर कुछ लोगों ने रोक लिया। अगर इनसे ये प्रश्न करते तुम त्रिफला क्यों खाते हो, उसका डाटा दो, रिसर्च दो, तब खाओ, तो भैया त्रिफला भी चला जाता, क्योंकि रिसर्च तो अगलों के पास है, ग्रीन कॉफी से वेट लॉस होता है। अब ये अलग बात है कि जो उन्होंने रिसर्च पेश करी थी ग्रीन कॉफी से वेट लॉस होता है, वो जैसे ही उन्होंने शो करी थी, उसी बंदे के ऊपर 20 साल के बाद में केस हो रहा है कि तुमने फेक रिसर्च शो कर दी। अब 20 साल तक तो ग्रीन कॉफी बिक गई, सही बात है, ग्रीन टी बिक गई। अब ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी, सोयाबीन, आपका ये जो स्वीट कॉर्न है, हाँ, अब ये स्वीट कॉर्न क्यों कर दिया तुमने? मक्का आ रहा था, मक्का खा लेना था। ये स्वीट कॉर्न की नई बीमारी क्या है? पूरी दुनिया के अंदर आप पता करोगे, अमेरिका सबसे बड़ा उत्पादन करता है मेज का, और मेज के अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन इस समय सबसे ज्यादा भयंकर चल रही है। तो अब क्या करेगा वो, छोटे छोटे ठेलों के अंदर ब्रोकली खिलाएगा आपको, स्वीट कॉर्न खिलाएगा आपको, ये चीजें खिलाएगा। जो उसके यहाँ उत्पादन सबसे ज्यादा होगा, उसके वो एक मार्केटिंग के तहत आपके पास पहुंचाएगा कि भैया खा लो। और हमारे देश को आदत है, स्टेटस सिंबल है, स्वीट कॉर्न खाने से पहले हमने डाटा क्यों नहीं मांगा? सही बात है। मेरे बच्चे क्यों खाएंगे स्वीट कॉर्न? भाई कहां से आ गए स्वीट कॉर्न? आया है जी, विदेशी खाते हैं, गोरे खा रहे हैं, तुम भी खा लो, ठीक है जी हम खा लेंगे। हाँ, अगर जवार की बात कर लोगे तो हमें डाटा चाहिए भैया, तब खाएंगे। तुलसी की बात कर रहे हो तो हमें डाटा चाहिए, तब हम तुलसी पिएंगे। हमारे पूर्वज बेवकूफ थे, वो पागल थे जो 4000 साल से तुलसी को अपने आंगन में लगाकर बैठे थे। कब इस मानसिकता से बाहर निकलोगे कि ये जो डाटा 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 मांग रहे हो, बौद्धिक उपयोग कर लो भाई। तुलसी पी के, सीधा सा प्रश्न है, तुलसी मेरे देश के अंदर 3000 सालों से पी जा रही है, और जब तक पी जा रही थी तब लोग निरोगे थे। हमने तुलसी को आंगन से बाहर निकाला, बीमारी अंदर आ गई। अब दोबारा अपने आंगन में ले आओ, बीमारी बाहर चली जाएगी। दूध आपको प्योर चाहिए, हमारे देश के अंदर घर के अंदर गौ माता थी, गौ माता को तुमने बाहर निकाला, दूध गंदा आना शुरू हो गया, गौ माता को दोबारा अंदर ले आओ, दूध अच्छा आने लग जाएगा। अब तुम कहते हो कि भैया हम फ्लैट में रहते हैं, गौ माता अंदर कैसे लेके आए? अरे तुम्हारे पास इतना पैसा तो है, इतने तो संपन्न हो कि अपनी कॉलोनी के बाहर दोबारा एक गौशाला बना लो। लेकिन नहीं मांगे, क्योंकि हमें अब आदत पड़ चुकी है कि वही पार्लर के अंदर पैकेट वाला दूध पीने की, प्लास्टिक के अंदर पैक किया हुआ प्रिजर्वेटिव युक्त, जिसपे पैकेट पे लिखा है कि मैंने दूध में प्रिजर्वेटिव डाला है, वो दूध पीने के बाद आप उम्मीद कर रहे हो बच्चों में कैल्शियम जाएगा, तो गलती हमारी है। स्टेटस सिंबल भी तो है एक। स्टेटस सिंबल नहीं है, मूर्खता है। लोग कुत्ता नहीं पाल लेते थे गली में, मतलब आते नहीं तो गाय तो जब पालने देंगे। तो अगर दूसरों का इंतजार करते होते तो हम 5000 लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाते। 140 करोड़ में हमारे पास 5000 समझदार चाहिए थे, हमें मिल गए। हम उनका ध्यान रख रहे हैं, वो हमारा ध्यान रख रहे हैं। सोयाबीन खाते हैं आप? घर वालों ने अगर बहुत जिद कर दी, क्योंकि घर वालों की भी जिद होती है, अब क्या है, उस तंत्र से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। अगर उनको घर के अंदर 1-1.5 महीने में एक बार नहीं बनाने दूंगा तो बाजार में जाके खाने लग जाएंगे। ये 30% तक मानकर चलते हैं, मतलब बाकी जो है वो अनरिलायबल। 30% इन केस है कि अगर मेरे सामने आपने 100 उत्पाद रख दिए जिनके अंदर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट है, तो मैं उसमें से 30 को 40 को ओरिजिनल मानूंगा। उससे ज्यादा फेक भी हो सकते हैं, ओरिजिनल भी हो सकते हैं, मैं उसके बारे में कंफर्म नहीं कह पाऊंगा। उसका रीजन ये है कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशंस हर कंपनी ले ले, इतना आसान नहीं है। थोड़ा तो रखना पड़ता है ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फेक कंपनी जो है वो बिल्कुल ले ही नहीं पाएगी। आप समझ रहे? तो इसकी वजह से क्या होता है, ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के अंदर ये दिक्कत है। और दिक्कत की मेन रूट फिर वही है कि पुरानी हमारी आदत। आप ये सोचिए ऑर्गेनिक की जरूरत क्यों पड़ी है? नॉर्मल राशन जो मिल रहा था वो भी तो शुद्ध हो सकता था। इंसान के लालच ने, इंसान की बुराइयों ने, इंसान के स्वार्थ ने आम भोजन को जहरीला बनाया। वही लोग ही तो है जो ऑर्गेनिक लेकर आ रहे हैं, तो वो ऑर्गेनिक को भी जहरीला बनाएंगे। 2.5 गुना पैसा लेके गलत दे सकते हैं।
इसीलिए हमने कहा कि हमारे यहाँ पे स्टोर में जब भी हम कोई चीज लाते हैं तो 6 पैरामीटर सिस्टम है, उसके ऊपर उसको परखते हैं, जिसमें से एक ये है कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन हम चेक करेंगे, लेकिन हम केवल उस पर रिलायबल नहीं रहेंगे। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की सबसे बड़ी कमजोरी ये हुई कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी अग्रणी संस्था थी एपीडा, वही ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन को चेक करने का उसके पास में ये काम था। हमारे देश के अंदर इंडिया ऑर्गेनिक के नाम से सर्टिफिकेशन हमने खुद का लॉन्च किया, जो एमपीओपी जो नॉर्म्स थे, है ना, उनको ये फॉलो करते थे और जो यूएसए के द्वारा दिए गए थे। लेकिन उसको फॉलो करने के बावजूद ये देश के अंदर जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं थी जिन्होंने सर्टिफिकेशन बांटे और उसके बाद में उन उत्पादों में जब केमिकल पकड़े गए तो जाहिर सी बात है जो सर्टिफाइंग एजेंसी है वो खुद भी घेरे में आ जाती है। इसलिए पूरी दुनिया के अंदर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशंस जो हैं वो अपने आप में उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। और इसीलिए आज देश का जो हमारा ऑर्गेनिक खेती करने वाला, जो जैविक खेती करने वाला किसान है, वो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की तरफ नहीं भागता। और इसीलिए हमने भी उसको 30% तक की वैल्यू पे रखा हुआ है कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन हम पूछते हैं, लेकिन अगर कोई किसान कहता है मैं नहीं लेना चाहता है, मैं नहीं लेता, तो हम उसको ऑर्गेनिक के मेन पैरामीटर में नहीं मानते। तो आम जो कस्टमर होता है वो अगर लेने जाए तो वो डिफरेंशिएट कैसे करेगा ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में? तो इसके लिए तो मैं आपको पूरा एक अलग सेशन बता दूंगा, क्योंकि जो मैंने 6 पैरामीटर सिस्टम बताया है, जब आप मुझे कहेंगे तो मैं उसको विस्तार से जब आपको बताऊंगा, तो उन 6 चीजों के ऊपर या तो आप किसी प्रोडक्ट को परख लें या आपके बिहाफ पर एक ट्रस्टेड रिटेलर या कोई दुकानदार या कोई मैन्युफैक्चरर उसके ऊपर उस प्रोडक्ट को परख ले जिसके ऊपर आपको विश्वास हो। हमारा मानना है ये 6 पैरामीटर सिस्टम पे अगर आप उसे परखने में कामयाब हो गए तो 95% तक चांस है आपको गलत प्रोडक्ट आपके पास नहीं आएगा। वाक्षी फॉलो करता है ये चीजें? वाक्षी फॉलो करता है, तभी हमने ही पूरे देश में बनाया है 6 पैरामीटर सिस्टम, किसी और के पास है ही नहीं हुआ अभी तक। तो आपने बताया कि मैं 6 पैरामीटर के थ्रू ही बचाता हूँ जी, तो बताइए कि 6 पैरामीटर है क्या ये? देखिए जो 6 पैरामीटर सिस्टम है ये समय के साथ, जैसा मैंने बताया, जब हमने स्टार्टअप किया था उससे पहले तो कोई तंत्र ही नहीं था देश में कि ऑर्गेनिक चीजों को कैसे हम ऑथेंटिसिटी उसकी चेक कर सकें। तो जब हमने इस चीज को शुरू किया तो सबसे पहले ये स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व होता गया। तो सबसे पहले हमने कंपनियों को चेक किया कि उनके पास ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है कि नहीं, और जब हमने ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन चेक किया तो तुरंत हमें लगा कि भाई ये भी तो ऐसा हो सकता है कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन कहीं से खरीद ले। तो हमने एक दूसरा सिस्टम बनाया उसके अंदर कि हम केवल ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन पर रिलाई नहीं करेंगे, समय समय पर अपने जो बेनिफिशियरीज हैं उनको भी ये राइट देंगे और खुद भी ये राइट रखेंगे कि रैंडम टेस्टिंग किसी भी फूड लैब से उस प्रोडक्ट की करा दी जाए। तो पहला सिस्टम क्या था, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन को चेक करना, उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक करना कि वो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन ऑथेंटिक भी है कि नहीं है। तो हमने पहला सिस्टम तो ये रखा 6 पैरामीटर में, पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर ये रखा कि जब वो हमारे पास उत्पाद आने लग गया, आने के 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद, कभी भी बताए बिना उसकी उठाकर प्रोडक्ट की रैंडम टेस्टिंग फूड लैब में करवा देना। उस दौरान अगर हमारे किसी बेनिफिशियरी ने कह दिया कि हम हर महीने का एक कोटा रखते हैं कि इस महीने जो है या 3 महीने में एक प्रोडक्ट को हम टेस्टिंग जरूर कराएंगे, तो वो उठाकर रैंडम टेस्टिंग आप कराते हैं। अगर टेस्टिंग की रिपोर्ट में भी यूरिया पेस्टिसाइड नहीं आ रहा और उनकी रिपोर्ट में भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो व्यक्ति जेन्युइन है, वो केवल सर्टिफिकेशन फॉलो नहीं कर रहा, रैंडम टेस्टिंग की रिपोर्ट भी उसे मैच कर रही है। तो इस चीज के ऊपर ये दूसरा पैरामीटर सिस्टम होता है। जो हम ये रैंडम टेस्टिंग करवा रहे हैं, अब किसी ने ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी दिया, हमने रैंडम टेस्टिंग करवाई, पास हो गया, व्यक्ति परिवर्तनशील है, पिछले साल तक वो बेईमानी नहीं कर रहा था बिल्कुल, लेकिन इस साल उसने बेईमानी शुरू कर दी, तो कैसे परखा जाए? तब हमारा तीसरा इसके अंदर पैरामीटर आ जाता है। तीसरा पैरामीटर आ जाता है जो व्यक्ति, ये सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत ये कहता है उत्पाद की नहीं, उत्पाद को लाने वाले की पहचान करो। आपके अंदर बचपन से अब तक कुछ संस्कार उत्पन्न हुए होंगे, मेरे अंदर बचपन से अब तक कुछ संस्कार उत्पन्न हुए होंगे। ये इंटरव्यू जिस मानसिकता और जिस बौद्धिक प्रभा के साथ में मैं आपको दे रहा हूं, ये मैं किसी नए टॉपिक के ऊपर नहीं बात कर सकता इसके ऊपर। तो किसी ने कुछ टाइम इस चीज के अंदर बिताया होगा ना, तभी उसके पास ये ज्ञान, ये भाषा, ये नॉलेज उसके पास एकत्रित हुई होगी। तो हमारे पास में जो है ये चीज हमने कही कि जो भी उत्पाद हम लेंगे उसको लाने वाले व्यक्ति का पूरा बैकग्राउंड चेक और उससे बातचीत हम पूरी ढंग से करेंगे। तो आज हमारे पास में वाक्षी के पास ये है, आप देश की किसी भी ऑर्गेनिक कंपनी का अगर नाम लोगे तो उसके पीछे बैकग्राउंड में कौन व्यक्ति है, क्या उसका नाम है, क्या उसका बैकग्राउंड है, कितना वो ऑर्गेनिक के बारे में जानता है, कहां कहां उसकी फैक्ट्री है, प्रीमाइसेस है, इन सब की जानकारी हम रखते हैं ताकि हम ये चेक कर सकें कि उसने ऑर्गेनिक में समय कितना बिताया है। ये तीसरा सिस्टम है। चौथा है, जहां पर वो अपने उत्पाद का उत्पादन कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है या उसकी पैकेजिंग कर रहा है, उसकी खुद जाकर फिजिकल चेकिंग करना।
भाई ऑर्गेनिक मेरे को लेकर आने वाला वही तो होगा जो ऑर्गेनिक सेटअप क्रिएट करेगा। बिल्कुल। आपको हम इतनी प्रतिभा बता सकते हैं कि आप किसी खेत में घुस जाइए, खेत में घुसते ही 5 मिनट के अंदर आप बता देंगे कि वो खेत ऑर्गेनिक है कि नहीं है। अच्छा। अब अगर ये जानना चाहते हो तो मैं 6 पैरामीटर पूरा कर लूंगा, फिर आप ये प्रश्न लेकर आइए। राइट। बिल्कुल। तो ये चीज, ये चौथा पैरामीटर सिस्टम है, इंक्वायर द सोर्स ऑफ प्रोडक्शन के यहां पर खेती, ये जो उत्पादन हो रहा है या खेती हो रही है क्या, कैसे हो रही है, उसको पूरा फिजिकली वेरीफाई करना। फिर उसके बाद में चौथा सिस्टम आया, जो व्यक्ति उस खेती को कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, उसी से पूछना भाई ये तुम क्यों कर रहे हो, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हो। ऐसा हो सकता है कि किसी ने फैक्ट्री फेक बना दी हो, खेत फेक बना दिया हो, लेकिन उस खेत के अंदर जो खेती कर रहा है किसान, उससे भी तो पूछेंगे ना, तुम ये खेती ऑर्गेनिक कैसे कर रहे हो बताओ। कब तक झूठ बोलेगा। मैं अगर आपके सामने 4 घंटे बैठ के आज पॉडकास्ट दे रहा हूं और आपके प्रश्न अगर लगातार सही पूछ रहे हो, मैं सच्चा होऊंगा तो पूरे जवाब दे पाऊंगा, नहीं तो बीच में बिखर जाऊंगा। सही बात है। तो ये हमारे पास में पांचवा आता है। छठा हमारे पास में चौथा आता है। पांचवा हमारे पास में आता है टेस्ट को, क्वालिटी को और फूड को एग्जामिन करना। ऑर्गेनिक दाल आप ले आए, ओरिजिनल ऑर्गेनिक दाल है, हो ही नहीं सकता कि बरसातों के अंदर आपने वो दाल रख दी और उसमें कीड़े ना चले। आप आटा ले आइए ऑर्गेनिक, 10 दिन के अंदर अंदर, जून के महीने में, जुलाई के महीने में, आपने कहा ये सामने ऑर्गेनिक स्टोर खुला है, उस ऑर्गेनिक स्टोर से वो आटा जो है आप जून और जुलाई के महीने में ले आइए, जब बारिशें दबाकर चल रही हो। 10 दिन के अंदर अंदर उसमें सुरसरी लगेगी, कीड़े चलेंगे। अगर नहीं चल रहे हैं तो प्रश्न चिन्ह आ जाएगा कि क्यों नहीं चल रहे हैं, क्योंकि बरसातों के अंदर आटे के अंदर कीड़ा 10 से 15 दिन में लग जाता है। मॉइस्चर बहुत है, कीड़ा लगेगा। अगर नहीं लग रहा तो जांच का विषय है, उसको जांच करवाना चाहिए। टेस्ट, क्वालिटी एंड द बिहेवियर ऑफ द फूड विल हेल्प अस डिटरमिन कि ये फूड ऑर्गेनिक है कि नहीं है। हर चीज में ऐसा है। ओरिजिनल ऑर्गेनिक सरसों का तेल अगर होगा, पूरा साल आप खा रहे हो, तो कम से कम एक बार ऐसा जरूर होगा कि उस तेल के अंदर झाग बनेंगे, वो तेल जो है छड़क कर बाहर आएगा। क्योंकि उसमें एंटी फॉर्मिंग और एंटी स्पिलिंग एजेंट नहीं डाले गए। ये ऑर्गेनिक तेल की पहचान है। ये पांचवा पैरामीटर है, अपने फूड को समझना। जैसे ही कोई कंपनी मेरे पास ऐसा लेकर आई, 1 साल तक फूड चल रहा है, उसके तेल को हम उपयोग कर रहे हैं, ना तो कभी उसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ झांस आई, ना कभी उसमें कभी झाग आया, ना वो स्पिल करके बाहर आया, जांच का विषय बन जाएगा। उसको लैब के अंदर टेस्टिंग करवाने की आवश्यकता है। छठा जो सबसे आखिरी है वो है इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी सामने वाले की चेक करना। हम किस फील्ड में, ऑर्गेनिक में 2.5 गुना पैसा ले रहे हैं किसी भी व्यक्ति का जो हमारे विश्वास के ऊपर हमें वो फूड दे रहा है। बिल्कुल। तो अगर वो हमें 2.5 गुना पैसा ज्यादा दे रहा है तो हमारी ऑनेस्टी को चेक करने का उसको पूरा पूरा अधिकार है। और हमारे पास में अधिकार होता है जिससे हम उत्पाद लेते हैं, उसकी ऑनेस्टी को चेक करना। पेमेंट कभी ज्यादा करके देखो, कभी कम करके देखो। जो ईमानदार है वही शुद्ध ऑर्गेनिक खिला सकता है, जो ईमानदार नहीं है वो शुद्ध ऑर्गेनिक नहीं खिला सकता। छठा पैरामीटर है उसकी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी को बार बार अलग अलग तरीके से चेक करना। अगर ये 6 पैरामीटर सिस्टम आप भी अपने भोजन को चेक करने में लगा दो तो आपके घर भी 95% गारंटी है फूड ऑर्गेनिक आएगा। आपके पास समय नहीं है तो एक ऐसे दुकानदार को चुनो जो आपके ब्याह पे ही काम करे। आपने बताया कि ऑर्गेनिक में 2.5 से 3 गुना ज्यादा पैसा देना पड़ता है। तो ऑर्गेनिक इतना महंगा क्यों है? बिल्कुल, ऑर्गेनिक ये महंगा इसलिए है बिकॉज जब हमने यूरिया और पेस्टिसाइड्स को खेतों में डालना शुरू करा तो जिस खेत के अंदर से लेटस से 5 टन अनाज आना था वो केवल इसी को डालने की वजह से 10 से 12 टन आया। पूरी एक है ना, वो उत्पादन बढ़ा देता है यूरिया पेस्टिसाइड्स। तो जाहिर सी बात है जब मैं खेत के अंदर जा रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि मुझे यहां से गेहूं का आटा दे दो, तो आटा गेहूं से बनेगा, गेहूं खेत में उगेगा। उसी खेत से अगर आप यूरिया पेस्टिसाइड डाल रहे हो तो आपको 10 टन अनाज मिल रहा है, नहीं डाल रहे हो तो 5 टन अनाज मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली उस आटे की कीमत 2 गुना हो जाएगी कि नहीं? बिल्कुल, पहला रीजन। इसके अलावा जो आप उत्पादन कर रहे हो उसमें आप अब पेस्टिसाइड्स नहीं डाल रहे हो, तो जब 10 टन आ रहा था, एक तो 10 टन आ रहा था, ऊपर से खिला खिला आ रहा था, ऊपर से उस खेत के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स भी डल रहे थे। अगर आप देखोगे ऑर्गेनिक दालों के जो दाने होते हैं बहुत छोटे होते हैं, उनमें इतना वजन नहीं होता, जबकि नॉन ऑर्गेनिक दालों के दाने जो है बहुत भरे हुए हैं क्योंकि ग्रोथ हार्मोन्स तक डलते हैं उसमें। तो हर एक बाली जो है वो छोटी है गेहूं की, उसके ऊपर जो दाने हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, उसकी वजह से वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आप समझ रहे हैं? तो उसी खेत में से एक तो 10 टन अनाज आ रहा है, ऊपर से बहुत हाई क्वालिटी का आ रहा है। और जब ऑर्गेनिक खेती करते हो तो उसमें 5 टन अनाज आएगा, उसमें से कुछ दाने बड़े होंगे, कुछ नहीं होंगे, क्योंकि प्रकृति हर चीज परफेक्ट नहीं बनाती। तो ऑटोमेटिकली जो आपकी प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाएगी।
सीधा सीधा मैंने आपको जवाब दिया। ऊपर से ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जो है वो पूरे देश में एक ही जगह पे नहीं है, भरमार हो रही हो। अब जब मैं चेन्नई से कोई चीज उठाकर यहाँ दिल्ली मंगवाऊंगा और दिल्ली से किसी व्यक्ति को कर्नाटका भिजवाऊंगा तो लॉजिस्टिक कॉस्ट भी जुड़ जाएंगे। इस वजह से 2.5-3 गुना जो है कम से कम दाम उसका हो जाता है। तो वाक्षी में दाम कैसा रहता है? हमारा दाम जो है अब उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मैं ये बताता हूँ, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा हैवी डिस्काउंट्स वाक्षी पे ही अवेलेबल हैं। तो जितनी हमारी क्षमता है हम उसको करते हैं, लेकिन फिर भी हम ये कहकर चलते हैं क्योंकि हम चाहते हैं उपभोक्ता अपने माइंडसेट बनाकर आए। वो 2.5 गुना बनाकर आता है, फिर 2 गुना महंगा हो तो उसको दिक्कत नहीं होती। लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि आप में कैपेसिटी 2.5 गुना ज्यादा प्राइस देने की होनी चाहिए, तभी ऑर्गेनिक में एंटर करें। अगर आपने बताया कि 10-15 दिन में ऑर्गेनिक चीजें, जैसे दाल बताया और आपने वो बताया गेहूं का आटा, ये खराब होने लगता है बरसातों में। हाँ। तो जाहिर सी बात, अब सीजन आने वाला है बरसात का, तो फिर वाक्षी के अंदर सामान कैसे स्टोर हो जाता है? बहुत कम रहता है, बहुत नुकसान भी होता है। लेकिन उस समय पे यही मैंने कहा कि जो हमारे 5,000 बेनिफिशियरीज हैं उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर है कि अगर वो सामान मंगवा रहे हैं तो तुरंत फ्रिज में रख देना। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे उपभोक्ता है जो बरसातों के दौरान अगर सामान मंगवाते हैं तो हम उसको पहले फ्रेश भेज रहे हैं, वो आने के बाद अपने फ्रिज के अंदर स्टोर कर रहे हैं या वैक्यूम टाइप जो कंटेनर्स हैं उनके अंदर रख रहे हैं। हर ऑर्गेनिक सामान को स्टोर करने का तरीका भी अलग होता है। धीरे धीरे उपभोक्ता जो है वो उसके अंदर तपस्या करना सीखता है। एक बात आपके मंच के माध्यम से मैं बता दूं, ऑर्गेनिक अगर आप ओरिजिनल ऑर्गेनिक कभी खाना चाह रहे हो तो ओरिजिनल ऑर्गेनिक उगाने वाला किसान, आप तक पहुंचाने वाला रिटेलर और आप अगर खा रहे हैं तो तीनों को तपस्या करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ऑर्गेनिक खा लूं, मैंने 2.5 गुना पैसा दिया है, मैं तो फ्री हो गया, जी नहीं, आप फ्री नहीं हुए हैं। ऑर्गेनिक को संभालने के लिए मेहनत चाहिए, ऑर्गेनिक को उगाने के लिए मेहनत चाहिए, ऑर्गेनिक को आप तक पहुंचाने के लिए मेहनत चाहिए। जो मेहनत करने को तैयार हो उसी का हक है कि वो अपने बच्चों को शुद्ध अन्न खिला सकता है, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग अफोर्ड कर सकता है आपके हिसाब से? किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत अच्छे से अफोर्ड कर सकता है, लेकिन हम सब एक विशियस साइकिल के अंदर फंसे हुए हैं और उसको तोड़ने के लिए एक बार की हिम्मत तो चाहिए। मैं नौकरी कर रहा था, नौकरी करने के साथ स्टार्टअप को कर सकता था, लेकिन एक बार की हिम्मत मिलेगी, उसको तोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही जो किसान देश के अंदर यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड डाल रहा है, अगर वो एकदम ऑर्गेनिक में स्विच होने की कोशिश करेगा उसको भारी नुकसान होंगे 3 से 4 साल तक। लेकिन अगर वो 3 से 4 साल तक ईश्वर का नाम लेकर अपनी पूरी निष्ठा, ईमानदारी से, मेहनत से इसके अंदर लग गया डट के और दिल का साफ है, तो 4 साल बाद वो अपने खेत भी बचा लेगा, अपनी गौ माता भी बचा लेगा, ऑर्गेनिक के अंदर शिफ्ट भी हो जाएगा और सुख चैन की नींद खुद भी लेगा और दूसरे को भी अमृत खिलाएगा और खुद भी अमृत खाएगा। लेकिन ये 3-4 साल की तपस्या, ये तो उसे पार करनी पड़ेगी। आपके अनुसार कंज्यूमर को क्या ज्यादा चिंता करनी चाहिए, कीमत या खतरा? कंज्यूमर को कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो वो खा रहे हैं वो अपने कर्मों के आधार पे और अपने नसीब के आधार पे खा रहे हैं। हमें बिल्कुल भी ये हमारे लिए लक्ष्य नहीं है कि 140 करोड़ देश के हम 140 करोड़ लोगों को अच्छा खाना खिलाएं। ना तो वो हमारा दायित्व बनता है, ना हमारे ऊपर मजबूरी है। हमारे लिए ऊपर बंधन नहीं है। हमारा सिर्फ एक फर्ज बनता है, जो व्यक्ति अच्छा खाना खाने के लिए उत्तम, मैं क्या बहुत बार अपनी वीडियो में कहता हूं, अच्छा भोजन भी आपको तभी मिलेगा जब आपके कर्म इतने अच्छे होंगे कि आप उसे स्वीकार कर सको। हर कोई व्यक्ति जो है वो, ये जो जितनी बीमारियां हमारे शरीर में आ रही हैं, ये सिर्फ गंदा भोजन, गंदी हवा, पानी सिर्फ इस वजह से नहीं आ रही है। इसके दूसरे भी रिपरकशंस हैं जो भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, ऑर्गेनिक के लिए अगर आपको ऑर्गेनिक में एंटर करना है, आपको अपने अनुसार ही उत्तम कर्म करते हुए, अच्छा कमाते हुए, आप अच्छी सोच रखते हुए, मेहनत तपस्या करते हुए, तब आप इसके बाद में सोचोगे कि मैं अच्छा ऑर्गेनिक अपने बच्चों को खिलाना चाहता हूं। नहीं तो मेरे पास आओगे भी तो एक बार सामान लेकर वापस चले जाओगे, वापस नहीं कर पाओगे, वापस दोबारा ऑर्गेनिक नहीं यूज कर पाओगे। वाक्षी के अंदर पैक्ड जो प्रोडक्ट है वो भी आते होंगे? आते हैं। तो मैं कैसे मान लूं कि आप प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करते हैं? बहुत बड़ी बात है। तो जैसा मैंने बताया कि फूड की पहचान होती है, जैसे मेरे यहाँ टोमेटो केचप आ गई, तो अब जो टोमेटो केचप आ गई तो वो पैक्ड है। तो पहली बात, वो टोमेटो केचप में प्रिजर्वेटिव डला है कि नहीं डला है, इसकी जांच है। अब इसकी जांच करने के पहले तो वो 6 पैरामीटर सिस्टम जो मैंने बताए, उसको पूरा अच्छे से अगर परखोगे तो मैक्सिमम चांस है कि टोमेटो केचप के अंदर प्रिजर्वेटिव नहीं मिलेगा। दूसरी बात, ये टोमेटो केचप की एक शेल्फ लाइफ होगी जो मार्केट की केचप के मुकाबले बहुत कम हो गया। वो शेल्फ लाइफ खत्म होने के बाद उसमें फंगस लगना चाहिए, कीड़ा लगना चाहिए। अगर नहीं लग पा रहा है तो प्रश्न चिन्ह बन जाएगा कि वाक्षी वाले गलत कर रहे हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव डाल रहे हैं। तो वो परखने का सिस्टम भी वही 6 पैरामीटर सिस्टम है। वो जैसे अपनी लाइन को पार करेगी उसके बाद वो सड़नी चाहिए, वो खराब होनी चाहिए और वो होगी।
इसलिए बहुत सारा ऐसा भोजन है जो हम आपको चाहते हुए भी ऑर्गेनिक नहीं दे पाते, जैसे कि आपको लिक्विड आंवला ऑर्गेनिक जूस, हम आपको आंवला गिलोय का ऑर्गेनिक जूस पिलाना चाहते हैं, लेकिन देश के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। लिक्विड आइटम को बिना प्रिजर्वेटिव के हम अभी तक प्रिजर्व नहीं कर पा रहे। हमें आपको कहकर देना पड़ता है कि इसके अंदर आंवला और गिलोय तो हमने ऑर्गेनिक डाली है, लेकिन ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक नहीं है, इसमें हल्का प्रिजर्वेटिव डला हुआ है, इसलिए हम इसे ऑर्गेनिक नहीं बोलते। कभी ऐसा हुआ है कि आपने मंगाया तो ऑर्गेनिक है प्रोडक्ट, लेकिन आपको बाद में पता लगा कि उसके अंदर भी अडल्ट्रेशन है? बिल्कुल है। तो मैंने जैसे बताया कि ये 6 पैरामीटर सिस्टम पे क्यों पहुंचे। तो फिर आपने क्या एक्शन लिया उसमें? हाँ, तो हम अकेले पूरे भारत में इस समय पे हम दावा करते हैं कि अकेले ऐसे रिटेलर हैं जो देश की 4 ऐसी कंपनीज को ब्लैकलिस्ट करने में कामयाब हुए थे, जो आज भी दूसरे ऑर्गेनिक स्टोर्स के अंदर मिलती हैं। नाम हमने कभी बताया नहीं क्योंकि उनकी मजबूरी थी या उनका लालच था, हम कभी कंफर्म नहीं कर पाए। तो सीधी सी बात है, जो चीज हमने मंगवाई अगर उसके अंदर हम एडल्ट्रेशन पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं, तो हम कंपनी को हाथ जोड़ देते हैं कि आप जाकर बाहर बेच लीजिए, हमारे स्टोर के माध्यम से मत बेचिए। किसी कंज्यूमर ने कभी शिकायत किया? कंज्यूमर बहुत शिकायत करते हैं और हम कंज्यूमर के साथ मिलकर इस चीज की जांच करते हैं कि जो उसकी शिकायत है वो जेन्युइन अगर है, या तो हम उन्हें प्रमाण देते हैं कि हम इसकी चेकिंग करवा चुके हैं, निश्चिंत होकर आगे करो, यूज करो, उसे हमें विश्वास है तो आगे बढ़ते हैं। नहीं तो हमारे पास ऐसे ऐसे प्रमाण है, ऐसे ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनके साथ में मिलकर हमने रैंडम टेस्टिंग जो है प्रोडक्ट की कराई और वो पास होके लिखना, तो कस्टमर ने कहा नहीं सर, अच्छा सही कह रहे थे आप, प्रोडक्ट बिल्कुल पास होके निकला। अभी रिसेंटली 3 महीने पहले हमने अपनी एक दाल की टेस्टिंग कराई जिसके ऊपर हमारे कस्टमर को शक था कि ये इतनी पॉलिश, इतनी चमकी हुई दाल कैसे आ रही है, ऑर्गेनिक तो इतनी चमकी नहीं होती। हमने भी देखा तो वो चमकी हुई थी, तो हमने कंपनी से पहले पूछा जो हमारा प्रोटोकॉल है, कंपनी ने कहा नहीं हमारा माल बिल्कुल ऑर्गेनिक है। कस्टमर के बिहाफ पर हमने वो टेस्टिंग के लिए भेजी जिसका पैसा हमने दिया, लेकिन रिपोर्ट कस्टमर के पास आई सारी, और उसके बाद में ये पास होके निकली कि दाल बिल्कुल ठीक है। आपके घर में फैमिली में सब खाते होंगे ऑर्गेनिक, खाना ही खाते? बड़ी मजबूरी से, बड़ी मुश्किल से 6 साल लगे मुझे उनको। बहुत शिकायत रहती होगी? शिकायतें इतनी, जैसा मैंने बताया कि ऑर्गेनिक खाना आसान नहीं है। मतलब अपने फैमिली को तो अगर आप मोमोज वगैरह कुछ नहीं खाने देते होंगे, चाउमीन भी नहीं खाने देते होंगे? बहुत मुश्किल है। मोमोज तो खैर अपन ने हटवा दिए, लेकिन अब क्या है, देखिए मैंने बताया कि हम ढोंग से दूर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने परिवार को पूर्णतः इससे कंट्रोल करने में कामयाब हो गया हूं। एक संतुलन जरूर बना के रखते हैं हम। हमारे घर के अंदर ब्रेड आती है, लेकिन वो ब्रेड अभी एक अच्छे स्टोर से लाते हैं, रादर देन ये जो नॉर्मल वाले स्टोर है वहां से आ जाए। कोशिश करते हैं केमिकल्स कम हो। मेरी बच्ची जब चॉकलेट मांगती है तो बजाय के बाजार से लेकर आने के लिए हमारे यहाँ ऑर्गेनिक चॉकलेट मिलती है, मैं वो खिलाता हूँ, 2 पैसे एक्स्ट्रा खर्च करने की हिम्मत रखता हूँ। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी घर में कोई पार्टी होती है या कुछ है, कभी उनके मित्र आए हुए हों, तो उस समय पे तो ऑर्गेनिक चिल्लाएंगे नहीं, वो फेंक देंगे। तो आता है घर के अंदर सामान और खाते हैं। बस हमारी उनसे यही बात रहती है कि अगर आपने अब जहर अपने शरीर में डाला, आपको पता हो कि आपने जहर डाला है, थोड़ा 1-2 दिन या तो उपवास कर लो या कुछ ऐसी चीजें कर लो जिससे थोड़ा न्यूट्रलाइज हो। वो भी 100% नहीं हो पाता। कभी ऐसा हुआ कि आपके कस्टमर्स ने कभी आपको पकड़ा हो कि आप बाहर से ऑर्गेनिक खाना खा रहे हो? बहुत बार पकड़ा है। इनऑर्गेनिक खाना खा रहे हो बाहर और हमें बेच रहे हो ऑर्गेनिक। मैं वैशाली के अंदर रहता हूँ और स्वयंसेवक हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मेरा जो सोशल है लाइफ कितनी होगी। कैसे व्यक्ति की तरह ना समझें कि जो कोई भी चीज इमोशनल देखे और एकदम इमोशनल और भावुक हो जाए, क्योंकि हर चीज जैसा मैंने बताया कर्मों का खेल है। मैं गलत करूंगा, वापस आएगा रिवर्ट, उसके ऊपर रोने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो मेरा दायित्व बनता है देश के प्रति, समाज के प्रति, उसको निभाने से मुझे चूकना नहीं है। तो जो भी किसान है, जैसा मैंने बताया, अगर वो जैविक खेती कर रहा है और वो वाक्षी के पास आता है, वो कहता है भाई साहब मैंने अच्छी चीज उगाई है, ये हमारी पॉलिसी है कि हम कंपनियों को प्रेफर करने की बजाय, चाहे कोई कंपनी हो चाहे कोई किसान हो, जैसे वो स्टेबल हो जाता है तो हम उस किसान को प्राथमिकता देने की पहले कोशिश करते हैं जिसको अभी हमारी फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है। ये हम लगातार कर रहे हैं। ये बताइए वरुण जी कि भारत में कितने प्रतिशत किसान हैं जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं? देखिए एक्यूरेट तो मुझे पता नहीं, क्योंकि जैसा मैंने बताया मेरा प्रोजेक्ट सारा कॉमन सेंस पे बेस्ड है, रादर देन मैं डाटा या फैक्ट्स इकट्ठे करने के पीछे भागूं। उसके पीछे हम नहीं भागे। तो मुझे जो अभी तक अंदाजा है कि ऑर्गेनिक खेती जिस हिसाब से करनी बहुत मुश्किल है, 1000 में से मैं मानकर चलूं 1 किसान है जो कोशिश करता है ऑर्गेनिक खेती की, सोचता है उसके बारे में, कोशिश करता है केवल। और ऐसे जब 1000 हो जाएंगे तो उनमें से कोई 1 है जो ऑर्गेनिक खेती करता है। तो यानी कुल मिला के अगर आप ये समझ लो तो मतलब 10 लाख के अंदर से आप ये मान लो कि एक बंदे को, मैं एक व्यक्ति को मानता हूं कि जो एक्चुअल में ऑर्गेनिक खेती ढंग से करने की कोशिश करे। चुनौतियां क्या आती हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो लोग इतना जाने? बहुत चुनौतियां हैं। पहली बात तो चुनौती यही है कि किसान को
जैसे हमारे दादा के मुकाबले हम बिगड़ चुके हैं। हमारे दादाजी आलस कम था, मेहनती थे, है ना, काम करते। तो हम अभी भी किसान की छवि उनके दादाजी जैसी बनाते हैं, जबकि आज का किसान वैसा नहीं है। आज का किसान यूरिया पेस्टिसाइड डालेगा, आराम से बैठ जाएगा, है ना, ट्रैक्टर चलाएगा, वो बैल से नहीं चला रहा। तो पहली तो बात यह है कि जब आप ऑर्गेनिक खेती की तरफ आते हो तो आपको वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको वो अन्न उत्पादन करना है जो आपके दादाजी उत्पादन करते थे। आप समझ रहे? तो आपको अपने अंदर की वो इंसानियत, मानवता, वो स्टैंडर्ड्स भी वो लाने पड़ेंगे, मेहनत भी उस तरह की करनी पड़ेगी जो आपके दादाजी करते थे। आप पेस्टिसाइड एक बार डालोगे, आपका कीड़ा नहीं लगा, लेकिन अगर आप पेस्टिसाइड नहीं डाल रहे हो तो आपको एक एक पौधे को चेक करना है, इसमें कीड़ा ना लग जाए, इसके अंदर कीड़ा लग गया तो मैं इसके अंदर कौन सा जीवामृत डालूं, मैं कैसे इसको नीम का लेप लगाऊं, इस चीज की चेक करनी पड़ेगी। और एक नई चीज कर रहे हो तो नया ज्ञान भी प्राप्त करना पड़ेगा। जो खेती आपके पिताजी ने आपको यूरिया पेस्टिसाइड वाली थोड़ी थोड़ी सिखा दी, वो तो आप अपने पड़ोसी से भी सीख सकते हो। लेकिन आप ही का खेत है जो ऑर्गेनिक है, आस पड़ोस में है नहीं किसी का, तो उसको समझने के लिए आपको सुभाष पालेकर जी के पास जाना पड़ेगा। उसके लिए किसी और जो ऑर्गेनिक इस तरह के मेंटर्स हैं उनके पास जाना पड़ेगा, तो वहां से सीखनी पड़ेगी आपको। तो ज्ञान की भी चुनौती है, मेहनत की भी चुनौती है, नियत की चुनौती है। मेरी नियत है कि मैं अच्छा अन्न उगाना चाहता हूं कि नहीं, जिसकी नियत साफ होगी वही उगा भी पाएगा। सही बात है। दूसरा नहीं उगा पाएगा। तो सारी चुनौतियां हैं किसानों के आगे। और फिर उगा भी लिया तो इसको बेचूं कैसे, अगर मैं कामयाब हो गया, क्योंकि अभी मेरी नियत साफ है, लेकिन सामने भी तो व्यक्ति होना चाहिए जिसकी नियत इतनी साफ हो जो मुझसे ये उत्पादन ले ले। सामने वाला कहेगा हमें क्या लेना देना, वो मंडी में जैसे जाएगा मेरे हिसाब से जहर बेच दे, मैं तो 7 रुपए दूंगा। तो सामने भी तो वो व्यक्ति चाहिए। हम कब देखेंगे आगे जाके कि वाकई भी खुद ही उगा रहा है और खुद ही नहीं, हम उसमें नहीं उगाना चाहते। बिकॉज देखिए, हमारा मकसद जो है, मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, हमारा मकसद ऑर्गेनिक उगाना, ऑर्गेनिक बेचना ये सब है ही नहीं। हमारा मकसद है देश भलाई की तरफ आगे जाए, समाज जहां पर है उससे ज्यादा बेहतर हो, उसमें हमारा योगदान कैसे हो सकता है। हमारा लक्ष्य ये नहीं, हमारा लक्ष्य ये है देश जो है वो समृद्ध कैसे बने। समृद्ध बनना है तो देश को निरोगी रखना पड़ेगा, देश को निरोगी रखना है तो जाहिर सी बात है अन्न अच्छा खिलाना पड़ेगा। अन्न अच्छा खिलाने के लिए हमारे उत्पादन करने में आने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो हमारी एक्सपर्टीज नहीं है। हमारी एक्सपर्टीज है कि हम अपना संदेश आप तक बहुत अच्छा पहुंचा सकते हैं। तो जो मेरी एक्सपर्टीज है कि मैं आपको संदेश अच्छे समझा सकता हूँ। किसान अच्छा उगाने के लिए तो किसान है ना, तो मैं क्यों उगाऊंगा, और मैं क्यों किसान से उगाऊंगा। किसान खुद उगा रहा है, किसान मुझ तक लेकर आ रहा है, मेरी एक्सपर्टीज है, मैं उसका संदेश आप तक पहुंचा सकता हूं अच्छे तरीके से, कॉमन सेंस के साथ में। तो ईश्वर ने जो मुझे गुण दिए, मैं उनका यूज करके आप तक आऊंगा। मेरा आगे पुत्र हो गया जिसका कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन वो खेत में हल चलाने में ज्यादा माहिर हो गया बाय चांस, वैसे ये प्रकृति का नियम है नहीं, तो हमसे कहेंगे भाई तू खेती उगा ले। मिलेट्स के दाम इतना अचानक से क्यों बढ़ गए? हाँ, मिलेट्स के अंदर दाम बढ़ने के देखिए क्या रीजन है कि देश के अंदर पहली बात तो जो मिलेट्स हैं, मिलेट्स जो आजकल क्या होता है, हम हर चीज हर जगह उगा लेते हैं, तो ऐसा एक्चुअली होता नहीं था। जैसे गुरु नानक देव जो थे वो कोदरा खाते थे, जिसे हम कोडो मिलेट बोलते हैं। तो उस समय पे पंजाब के आसपास के हिस्से में कोडो मिलेट उगता था। अब ऐसे ही इस समय पर जो पुराने बीज जो अभी तक चलते आ रहे हैं, वो आपके मैसूर के पास एक जगह है, कर्नाटका के अंदर एक मैक्सिमम एरिया है जहां पर उस एरिया के अंदर मिलेट्स पुराने समय से आज तक लगातार उगाए जा रहे थे। बाकी देश में से इधर उधर इक्का दुक्का उगते हैं, बाकी जगह से खत्म हो रहे थे। अब ये बाय चांस क्या हुआ कि अब वो मिलेट्स के बारे में कुछ ही लोगों को पता था, कुछ ही लोग उगाते थे, तो संतुलन बना हुआ था, ठीक ठाक रेट पे आते थे। एकदम प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि भैया जैसे हमने देश को, दुनिया को योग सिखाया, हम उन्हें भोजन भी सिखाएंगे। उन्होंने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कर दिया। अब इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कर दिया तो हमारे देश की आदत क्या है, हम अपनों से नहीं सीखते। वो जब अमेरिका से घूम के आएगा योग, तब उसे योग को योगा बनाकर करना शुरू करेंगे। तो क्या हुआ, जैसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हो गया, तो अब ये जो किसान है बेचारे मैसूर के आसपास, इनके पास में ऑर्डर कहां से आ रहे हैं, बाहर से, विदेशों से। तो भाई जब विदेशों से ऑर्डर आएंगे तो पेमेंट तो डॉलर में आएगी। सही बात है। और किसान इतना बेवकूफ थोड़ी है कि अगर आप उसको उस चीज के 200 रुपए का दाम दो तो वो आपको 100 रुपए में बेचेगा। जगह छोड़ी, सप्लाई डिमांड खिंच गया, भाई आपके पास में जो उत्पादन है वो तो लिमिटेड है और ऑर्डर सब आपके पास बढ़ गए। तो वही किसान जो बेचारे अपना अनाज बेचने के लिए थोड़ा लोगों को, अच्छे लोगों को ढूंढते थे, अब वो कह रहे हैं भाई साहब इंटरनेशनल ऑर्डर से पहले उनको पूरा करें, आपको करें। तो वो तो बाय चांस वाकशी के संबंध उनके साथ में पुराने अच्छे थे, तो वो एक सेक्शन हमें दे देते हैं। अदरवाइज सप्लाई डिमांड है, इस समय पे मिलेट्स की जो है डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है। और इसीलिए देश के अंदर अभी जो है सरकार ने अनऑफिशियली
बता देता हूं कि उन्होंने इसके अंदर जो है और रिसर्च को शुरू कर दिया है कि आप इसकी मॉडिफिकेशन करो या जो भी करना है वो करो, लेकिन आप इसका उत्पादन जो है वो बम्पर बढ़ाओ, क्योंकि अब पूरी दुनिया मिलेट मांगने के लिए आपके पास आ रही है। आप इतने से मिलेट्स को तो देश को ही नहीं खिला सकते, तो दुनिया को क्या खिलाओगे? फिर ऑर्गेनिक कैसे रहेगा फिर, अगर उसकी ये तो आपको और मेरा सोचना है ना। हाँ। तो ऑर्गेनिक के अंदर जीएमओ की अभी कोई पॉलिसी नहीं है। ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि जीएमओ अपने आप में हाइब्रिड के अंदर छुपा हुआ है। अभी क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है कि आप अनाज को जब छेड़ रहे हो तो आप उसको हाइब्रिड बोलोगे कि जेनेटिक मॉडिफाइड बोलोगे। जेनेटिक मॉडिफाइड की अलग अलग लेयर्स है, आप समझ रहे हैं। अब आपका बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन को तो आप मानते हो जेनेटिक मॉडिफाइड है, सोयाबीन को मानते हो जेनेटिक मॉडिफाइड है, क्योंकि हो रहा है पीछे सब कुछ। आप समझ रहे हैं खेल। सही बात है। तो जो चीज के अंदर क्लियर कट पॉलिसी नहीं होती, वहां खेलने के लिए बहुत सारे जोन मिलते हैं। अभी ये समझ लीजिए कि देश के अंदर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर हो गया है, पूरी दुनिया को मिलेट खाने हैं। हमारी देश की सरकार भी ये चाहती है मिलेट्स बम्पर प्रोड्यूस हो, क्योंकि अपने 140 करोड़ लोगों को आप इंपोर्ट करके गेहूं खिलाओ, इससे अच्छा तो अपने देश के अंदर ही खिला लो भाई मिलेट उगा के। और इसका इस समय पे जेनेटिक मॉडिफिकेशन या हाइब्रिड के अलावा कोई और टेक्नोलॉजी है नहीं, क्योंकि मैंने बताया असली ऑर्गेनिक के लिए तो अच्छी नीयत चाहिए। 140 करोड़ में से अगर आपके पास में 60 करोड़ किसान हैं और आप सोचो रातों रात कोई धर्मात्मा होकर बढ़िया खेती शुरू कर दे, ये हवाई बाजी है, ये होगी नहीं। तो इसके लिए आपको जेनेटिक मॉडिफिकेशन, हाइब्रिड, जो भी उसको नाम देना चाहो वो देंगे, या ईश्वर कोई चमत्कार करा दे। क्या FSSAI और जो दूसरी जो एजेंसी है ये अपना काम सही से कर रही हैं? अब ये अगर मैं बोलूंगा तो कंट्रोवर्सी आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए हो जाएगी। क्यों परेशान कर रहे हो? और कंट्रोवर्सी से हटके बोल दीजिए। नहीं, कंट्रोवर्सी से हटके बोल दूंगा, आप रिकॉर्ड करोगे, वो बीएमसी वाला हाथ हो गया। अब यहाँ पे बैठे हैं तो अब तो इतना बुरा हाल हो गया, मुंबई वाले पुलिस भेज देंगे, तुमने बीएमसी के बारे में क्यों बोला, तुम्हें उठा लेते हैं। आजकल तो ये भी प्रचलन है। FSSAI अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है, बहुत अच्छी संस्था है, सरकार का नाम ऊंचा कर रही है। भगवान इन्हें बहुत लंबी आयु दे, बस इससे ज्यादा मैं अभी कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगा। मतलब रिवर्स कर दीजिए। चैनल आपका भी अभी आराम से चल रहा है, हम भी खुशी की जिंदगी जी रहे। क्यों उन जगहों पे घुस रहे हो जहां पर जो है नहीं घुसना चाहिए? सही बात है। हम ये उम्मीद करते हैं आप कल को प्रधानमंत्री बने तो आप FSSAI को और ज्यादा बेहतर करने में योगदान दे देंगे। कंज्यूमर कोर्ट में क्या कोई बड़ा मामला आया है जिसमें मिलावट को लेकर? कंज्यूमर कोर्ट के अंदर ये मिलावट के किस्से पहुंचने बहुत मुश्किल हैं अभी के लिए, बिकॉज कंज्यूमर को ये पता ही नहीं है कि मैं ऑर्गेनिक की पहचान करूं कैसे। उसके पास सिर्फ एक ही चीज है जो अभी तक इस इंटरव्यू से पहले आप सब लोगों को जो पता होगा, ऑर्गेनिक की पहचान करनी है तो उसकी टेस्टिंग करा लो। टेस्टिंग कराओगे तो 5-6 हजार रुपए खर्च होंगे। अब कौन सा कंज्यूमर देश में ऐसा बैठा है जो पहले 2.5 गुना पैसे देगा, फिर मंगवाएगा, उसकी टेस्टिंग करवाएगा कि 5,000 रुपए खर्च कर लिए, फिर रिपोर्ट आएगी, फिर कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा। इसलिए वो सोचता है मुझे ऑर्गेनिक खरीदना ही नहीं, छोड़ो जो खा रहे हैं दुनिया हम भी खा लेते हैं। तो क्या आपने इनको ऐसे छोड़ दिया मरने के लिए, या फिर कुछ ऐसा उपाय है, तंत्र है जिससे इनको बचाया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि दायित्व जैसे देश के नागरिक ही 135 करोड़ भी तो हैं, दायित्व तो इनका भी बनता है। अच्छा खाना केवल मेरा दायित्व नहीं है 140 करोड़ को भोजन खिलाना, इन 140 करोड़ का भी दायित्व है। आपस में से उठें, हम भी तो अच्छा काम करके 5,000, अरे एक व्यक्ति आप इस तरह से सोचे 5,000 लोगों को अच्छा खाना खिलाने लग जाए तो फिर देश के अंदर कितनी अच्छी चीजें हो जाए, पूरा देश सुधर जाए। सही बात है। लेकिन वो 135 करोड़ नहीं जाग रहे हैं। हम उनके पास जाते हैं, जागना तो दूर की बात है, वो अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाने के लिए एग्री नहीं होते। वो BMW में चलना पसंद करते हैं, वो अच्छे महंगे कपड़े खाना पसंद करते हैं, वो अपने बच्चों को शुद्ध भोजन खिलाना क्यों नहीं पसंद कर रहे? सवाल तो ऐसे बहुत है। लेकिन मैं आपके इस सवाल के दूसरे पोर्शन पे आता हूं, जिसमें आपने कहा कि क्या कोई व्यक्ति जो ऑर्गेनिक नहीं खा रहा, क्या उसको रोगी होना उसका तय है या वो खुद को बचा सकता है? हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डाला था 7 सूत्र, 7 सूत्र हैं। अगर इन 7 सूत्रों को आप फॉलो कर लो तो हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आप ऑर्गेनिक नहीं भी खा रहे हो तो आप अपने परिवार को रोगों से बचा सकते हो। तो अगर आप कहते हैं तो मैं वो 7 सूत्र जो है आपको बता देता हूं। इन 7 सूत्रों में जो सबसे पहला सूत्र है वो सूत्र है कि सुबह उठते ही सबसे पहले रात को तांबे के बर्तन में रखा हुआ जो पानी है उसको गर्म करके सुबह सुबह खाली पेट जरूर पीना। पहले दिन के जितने टॉक्सिन्स हैं शरीर के अंदर, अगर सुबह सुबह खाली पेट आपने अपने शरीर से नहीं निकाले तो वो बीमारियों के कारण बनेंगे। तो कम से कम जो पूर्वजों की बनाई जिसमें कोई पैसा नहीं लगता, ये तो 140 करोड़ लोग कर सकते हैं ना, जो वो करते नहीं है। तांबे का बर्तन लेकर आओ, इसमें पानी भर के रसोई में रखो, सुबह उठकर गर्म करो, आराम से सिप कर करके पियो। पहला सूत्र। दूसरा सूत्र है, इस पानी को पीने के बाद कोई ना कोई एक अच्छी जड़ी बूटी शरीर में जरूर डालना।
जो शरीर के अंदर जितना जहर उत्पन्न हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करे। हर घर के अंदर तुलसी का पौधा अवेलेबल है, हर घर के अंदर गिलोय का पौधा अवेलेबल है। हम गारंटी देते हैं जो व्यक्ति हर रोज एक गिलोय की इतनी डंडी भी काट कर पानी के अंदर पकाकर थोड़े तुलसी के पत्तों के साथ इसको पकाकर, और तुलसी भी ऑर्गेनिक हो गई आपके घर में, गिलोय भी ऑर्गेनिक है, आपके सामने तो उग रही है और आसानी से उग रही है। अब ये दोनों चीजों को आप पका के रोज पीने लग जाओ तो आपके शरीर के अंदर कितने जहर को आपने न्यूट्रलाइज कर लिया। दुनिया की सबसे बेस्ट औषधियों में से ये दोनों एक है और 12 महीने पी भी जा सकती हैं, तो आप ये औषधि पी लें। तीसरी बात है व्यायाम। हर रोज सुबह कम से कम आधे घंटे का ऐसा व्यायाम जिसमें शरीर पसीना टूटे। कैंसर हो रहा है लेकिन किनको हो रहा है? जो एसी में बैठे हैं। रिक्शा वाले को इतनी जल्दी नहीं हो रहा, ध्यान से दीजिएगा। हो ही नहीं सकता, हो तो सकता है, मेहनत इतनी कर रहा है, कैसे हो जाएगा? तो चांसेस कम है। देखिए ये तो कहना इस समय पे बड़ा मुश्किल है कि हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो नारायण के हाथ में है, हमारे हाथ में तो केवल कोशिश है। तो जो रिक्शा वाला है उसकी अपनी मुश्किलें हैं, उसको ओरल कैंसर हो रहा है, तंबाकू खा रहा है कि नहीं, तो कैंसर तो हो ही रहा है। हर किसी की अपनी समस्या है ना। तो लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर व्यायाम के अंदर जो व्यक्ति अपने शरीर को तोड़ रहा है, जो केवल एसी में सारा दिन नहीं बैठा है, उसके शरीर के अंदर रोग आने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो प्रतिदिन तीसरा सूत्र है कि व्यायाम अच्छे से करो और बच्चों को अच्छे से कराओ। चौथी चीज ये है, आप ये कहते हो मिलेट महंगे हैं, लेकिन देश के अंदर जवार महंगा तो नहीं है, जौ तो महंगा नहीं है, ये तो आपके आसपास चक्की से भी मिल रहा है। हम मानकर चलते हैं कि इसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन इतनी भयंकर नहीं है, यूरिया पेस्टिसाइड थोड़ी मात्रा में है, लेकिन अगर इसका दलिया या इसका चीला, इस तरह का जो आपने जौ और जवार लिया, इसको भिगो दीजिए, भिगोने के बाद ग्राइंडर में घुमा दीजिए, ग्राइंड कर देंगे तो इसका एक आपका पेस्ट बन जाएगा। इसका चीला बना लो, इसी का आटा बनवा लो, इसकी रोटी खा लो और इसी का दलिया खा लो। जो व्यक्ति इस तरह की, पहले हमारे घरों में बाजरे की खिचड़ी हर रोज बनती थी, ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। तो अनाज को दलिये के रूप में खाना, चीले, केवल रोटी और पिज्जा की तरफ मत जाना, ऐसी अगर हैबिट डालोगे तो इसका बहुत फायदा है आपको। ये तीसरी चीज है जो आप ध्यान रख सकते हो, जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। तो ये 7 सूत्रा के अंदर चौथी चीज है कि मिलेट का सेवन जो है इसको थोड़ा बढ़ा लेना चाहिए शरीर के अंदर, तो ये मदद करेगा। उसके बाद में आ गया समय से खाना खाना, शाम को 5-6 बजे तक खाना खा लेना, 7 बजे तक खा लेना। बहुत लोग इसको कम आंकलन करते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी हैबिट है। रोज रात को 9-10 बजे जब आप जहरीला खाना खा के तुरंत सो जाते हो, ये आपके शरीर के अंदर कई गुना ज्यादा पॉइजन और जहर को बढ़ा देता है और आपके शरीर की जहर को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता को भी खत्म कर देता है। तो ये आपका 5वां सूत्र हो गया कि अपने खाने को 6-7 बजे तक आप खा लीजिए, मिलेट के दलिये को खा लीजिए, ये जरूर चीज है। इसके बाद में जो हम चीज कहते हैं, जो हमारे पूर्वज सिखाते थे, गुरु नानक देव ने कहा, नाम जपना, कीरत करना, वन चखना। ये 3 चीजें हैं, इसको समझिए, इसको पढ़िए, क्योंकि हर चीज कर्म के साथ जुड़ी हुई है। कर्म अच्छे होंगे, अगर हमारी नीयत अच्छी होगी, सोच अच्छी होगी, तो हम अपने बच्चों को उत्तम भोजन भी खिला पाएंगे। जब वही ठीक नहीं होगी तो हम घूमते जाएंगे, लेकिन हम अपने निरोगता को प्राप्त नहीं कर सकते। तो निरोगता प्राप्त करने के लिए सारे सूत्र हैं, इसको हमने और विश्लेषण में अपनी वीडियो में बताया हुआ है, इसको और ज्यादा समझ सकते हैं आप। अच्छा, तो शुरू करते हैं हम सबसे मजेदार जो सेक्शन होता है हमारे एपिसोड का, रैपिड फायर राउंड। रूल्स में आपको समझा देता हूँ। आपको एक वर्ड में आंसर देना होता है और आपको इंस्टेंट, क्वेश्चन सुनने के बाद तुरंत आंसर देना होता है। आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। शुरू करते हैं फिर हम पहले क्वेश्चन के साथ। इसमें मेरे मुंह से अगर गलत जवाब निकल जाए तो उसके लिए मुझे ब्लेम ना किया जाए। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो आपके मन से सोचने का मौका तो आप दे दीजिए। वो आपके मन से निकलेगा। ठीक है, चलिए। अगर भारत का खाना एक शब्द में बताया जाए तो वो शब्द क्या होगा? इस समय तो जहरीला। मिलावट लालच की पैदाइश है या सिस्टम की? व्यक्ति के लालच की। एक चीज जो आम लोग हेल्थी समझते हैं लेकिन असल में मिलावट जहर है। दूध। मिलावटखोरों के लिए आपका संदेश एक वाक्य में। अपने जीने के मकसद को पहचानिए। जीने का मकसद केवल और केवल जो है पैसा कमाना नहीं है। समाज के लिए उत्तम कार्य करते हुए धर्म के अनुसार पैसा कमाना ही असली पूंजी है। ऑर्गेनिक एक लाइफस्टाइल है या आंदोलन? लाइफस्टाइल है, आंदोलन की आवश्यकता नहीं। लाइफस्टाइल बना लीजिए, आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके जीवन का सबसे बड़ा फूड शौक कौन सा था? फूड शौक मेरे लिए अभी रिसेंटली के अंदर दाल के अंदर मिलने वाला ग्लाइफोसेट था। मैं दाल को एक अच्छी चीज मानता था, जैसे ही मुझे पता चला इसमें ग्लाइफोसेट है और पेस्टिसाइड की इतनी मात्रा है कि एफएसएसआई खुद चिंताजनक हो गई है, इसको लेके चिंता में है, तो दिक्कत महसूस। मुझे लगा आप सोयाबीन जवाब देंगे। नहीं, उससे ज्यादा खतरनाक दाल हो चुकी है। एक मिथ जो भारत को बर्बाद कर रहा है खाने के बारे में।
हमें लगता है कि हम अच्छा भोजन खा रहे हैं, ये सबसे बड़ा मिथ है। अगर भारत सरकार आपको 1 मिनट का टाइम दे तो आप क्या सुझाव देंगे? मैं कहूँगा कि मुझे कम से कम 5 घंटे का टाइम दो, तो मैं अपने सुझाव दूँगा। 1 मिनट में कोई सुझाव नहीं देने वाला मैं उन्हें। जिनके पास 5 घंटे नहीं है, उनको सुझाव की ज़रूरत नहीं है। वन वर्ड फॉर नॉन ऑर्गेनिक पैकेज फूड। मत करिए, मत खाइए, कोशिश करिए कि कम है, बिकॉज़ इसके शिकार मेरे खुद के बच्चे हो सकते हैं। मैं नहीं चाहूँगा मार्केट में। सबसे ओवरहाइप्ड सुपर फूड। ओवर हाइप्ड सुपर फूड अगर लेंगे तो उसको तो ग्रीन टी बोलेंगे, और एक्चुअल सुपर फूड अगर आप कहोगे तो मोरिंगा है। पूरे देश को खिलाना शुरू कर दो, आप देश की जनसंख्या बचा लोगे। सबसे बड़ा फ्रॉड क्या है इंडियन ऑर्गेनिक मार्केट में? इंडिया के वर्ल्ड की ऑर्गेनिक मार्केट में यही है कि ऑर्गेनिक को बेचने की कोशिश गलत नीयत से की जा रही है। अच्छी नीयत से बेचो तो बच जाएगा विश्व। सर्टिफाइड ऑर्गेनिक, ट्रस्ट स्कोर आउट ऑफ 10। 7 7। जो मैंने 30% बताया था उसको थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट किया गया है, मतलब या मैं बता नहीं पाया उसको अच्छे से। मेरे जितने पैरामीटर्स हैं जिनको ऊपर मैं भोजन का आंकलन करता हूं, उसमें मैं उसको 30% की तवज्जो देता हूं। मार्केट में जितना फूड अवेलेबल है ऑर्गेनिक इस समय भारत के अंदर, उसमें से 70% जो है वो एक्चुअल ऑर्गेनिक है। लेकिन वो ऑर्गेनिक आप तक पहुंचते पहुंचते ऑर्गेनिक रहेगा कि नहीं ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 70% लोग इस समय जो ऑर्गेनिक के अंदर टिके हुए हैं वो अच्छे हैं, ओरिजिनल है, बढ़िया लोग। अगर वाक्षी ना होता तो आज आप क्या कर रहे होते? आज कुछ और कर रहा होता, राष्ट्र सेवा के लिए कोई और काम कर रहा होता, लेकिन हाँ क्रांतिकारी विचार जरूर रहते, जिसके साथ भी रहता अनकंफर्टेबल मैं भी होता और वो भी होते। बस क्वेश्चन है, क्विक डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती एंड वैदिक खेती। बता तो दिया उन्होंने। नहीं, क्विक बताना है। अच्छा चलो वो चलो तो चलो अच्छा ठीक है, बता दो। हाँ चलिए। क्विक डिफरेंसेस बिटवीन तीनों प्राकृतिक खेती, वैदिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती, वैदिक खेती। ठीक है। ऐसे क्विक डिफरेंस बताइए, ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती या फिर वैदिक खेती में? ऑर्गेनिक खेती के अंदर जो बताया गया है कि कुछ भी डालो, बस वो लैब में सिंथेसाइज नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक के अंदर है कि हम प्राकृतिक भी डालेंगे, प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ, और सात्विक भी डालेंगे। वैदिक के अंदर है हम प्राकृतिक डालेंगे, सात्विक डालेंगे, साथ के अंदर उसमें अध्यात्म की शक्ति भी जोड़ेंगे, तब जाके वैदिक खेती बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और लर्निंग भारत के ऑडियंस को उम्मीद है कि ये एपिसोड पसंद आएगा, क्योंकि आपने जो बातें बताई हैं वो लोगों की सोच को काफी बदल देंगी जी, और मेरी भी बदल दी है जी। काफी चीजें मैं अभी खुद अपनाने वाला हूँ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर फिर से आपका कि आपने अपना कीमती वक्त दिया जी। और उम्मीद है कि आगे भी आपसे हम बात करते रहेंगे नए नए टॉपिक्स। आप जब भी हमें निमंत्रण देंगे हम जरूर यहाँ पर पधारेंगे और पूरी तरफ से कोशिश करेंगे कि लविंग भारत की जितनी भी ऑडियंस है इनको जितना भी अपनी तरफ से हम बेस्ट बता सकें, जितनी चीजें हम उपलब्ध करा सकें वो हम हमेशा कराने का प्रयत्न करेंगे। भारत वंदे मातरम।